हेलो दोस्तों। मैं कंवल आप सबका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस खास लेक्चर में, जहां पर हम एक नए पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल हिस्ट्री को बात करेंगे। रेवोल्यूशनरीज का आपने सुना होगा कि जो टॉपिक है आपके इंडियन नेशनल स्ट्रगल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो पार्ट्स के अंदर उन उसी चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें से काफ़ी बार प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फ्रॉम फ्रॉम दैट व्यू पॉइंट हम जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्पिरेसी केसेस हैं, जैसे कि पूना कॉन्स्पिरेसी केस, मुजफ्फरपुर, जितने भी हैं उन सबको कवर करते हुए चलेंगे। मेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के इस पहले पार्ट के अंदर, पार्ट वन ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज की अगर हम बात करें कि रेवोल्यूशन आया क्यों, या फिर रेवोल्यूशनरी अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें वो कहाँ से आई, ये वैक्यूम किस तरह से क्रिएट हुआ, उसके बारे में फाउंडेशन सेट करेंगे। एंड अलॉन्ग साइड दैट इंडिया के बाहर जो रेवोल्यूशनरी कॉजेज जो हमारे को देखने को मिलते हैं, जैसे कि गदर पार्टी या फिर श्याम जी कृष्ण वर्मा की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा इंडियन हाउस को एस्टेब्लिश किया गया। इस तरह के जो स्पेशल पॉइंटर्स हैं जो कि प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो ढंग से चल रही होगी। काफ़ी टाइम बाद हम मिल रहे हैं। तो उसी तरह से जितने भी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, कल्चर के, मॉडर्न हिस्ट्री के, वो सारे मैंने प्लेलिस्ट के अंदर कवर किए हुए हैं। आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। सो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि अगर हम रेवोल्यूशनरीज की बात करते हैं तो रेवोल्यूशनरीज इंडियन नेशनल स्ट्रगल सीन के ऊपर आए किस तरह से। ज्यादातर हम ये मानते हैं कि दो तरह के आइडियोलॉजिस्ट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिटरमाइन किया, डोमिनेट किया। स्टार्टिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस इन द ईयर ऑफ 1885, पहले मॉडरेट्स ने इसको पूरा डोमिनेट किया। एंड आफ्टर 1895 या फिर हम 1905 की बात करें, यहाँ पर हमारे को एक एक्सट्रीमिस्ट का फेस देखने को मिलता है। ये हम सबको पता है कि इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स थे, बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से 1907 में वी विल विटनेस द सूरत स्प्लिट। एंड इन केस यू हैव स्टडीड द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो बस मेरे को इतना बता दीजिए कि इस 1907 के सूरत सेशन के अंदर वो वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं उन्हीं से मिलता जुलता जो एक नाम है, बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी को हम जानते हैं, राश बिहारी बोस को, अगर वो आपको ध्यान में हो। तो उसी के चलते 1907 से लेके यहाँ पर हम 1914 तक की प्राइमरीली बात करें, 1915 में गांधी जी आ जाएंगे, 1914 में तिलक जी दोबारा से जेल से छूट के आएंगे तो दोबारा से रिवाइवल होगा। पर ये जो पूरा टाइम पीरियड है जब एक तरह से पॉलिटिकल वैक्यूम हमारे को देखने को मिलता है, पॉलिटिकल वैक्यूम इन द सेंस दैट कि जो मॉडरेट्स हैं वो पैसिफाई हो चुके हैं, उनको शांत करवा दिया गया है 1909 में। जो मॉन्टेमिनो रिफॉर्म्स आए कि हम आपको ये सर्टेन रिफॉर्म्स दे रहे हैं तो आप शांत हो जाइए। 1907 के स्प्लिट के बाद जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको कांग्रेस के फोल्ड से बाहर कर दिया गया है, तिलक जी को जेल में डाल दिया, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, ये सारे एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो चुके हैं। जो अगर हम लाला लाजपत राय जी की बात करें, वो अब्रॉड गए हैं, लंदन के अंदर उनके ऊपर एक डिफेमेशन केस के चलते उनको बाहर जाना पड़ा। तो एक्सट्रीमिस्ट की जितनी भी मेजर लीडरशिप थी वो खत्म हो चुकी है और मॉडरेट्स पहले ही पैसिफाई हो चुके हैं। तो उसी वैक्यूम को भरने के लिए यहाँ पर हमारे को दिखता है कि जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो इंडिया के सीन के ऊपर आएंगे। अब रेवोल्यूशनरीज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। यहाँ पर अगर हम देखें, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड देन वी हैव रेवोल्यूशनरीज। तीन तरह की हमारे पास आइडियोलॉजीज हैं जो कि एक के एक दूसरे के एक्सट्रीम एंड के ऊपर है। या नॉर्मली जो आप रेवोल्यूशनरी टॉपिक को पढ़ते हैं वो सीधा स्पष्ट कुछ प्रीलिम्स के पॉइंटर्स होते हैं कि ये मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस है, ये 12 साल, वो सारा कुछ हम कवर करेंगे। पर जब भी हमेशा कोशिश करो, अगर किसी टॉपिक को करने की सोच रहे हो तो उसकी पहले बुनियाद बनाओ कि ये जो सारा कुछ हुआ इसके पीछे कारण क्या था। उससे आपको फायदा क्या होगा कि अल्टीमेटली जब कल को अगर मेंस में क्वेश्चन भी आ जाए तो आपका वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर अगर हम मॉडरेट्स के काम करने के तरीके को देखें तो दीज वर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड इन द सेंस ऑफ प्रेयर, पेटिशन, इस तरह से काम किया करते थे, बिकॉज दे वर ऑफ द व्यू दैट
कि जो ब्रिटिश एम्पायर है वो एक अच्छा एम्पायर है, अगर हम उनको अपनी दुख तकलीफें बताएंगे तो वो हमारे लिए काम करते हुए इंडिया में रिफॉर्म्स लेके आएंगे। इस तरह से मॉडरेट्स की सोच थी। फिर अगर हम एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो उनके हिसाब से जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, एंड हमारे को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का सहारा लेना पड़ेगा इंडिया को स्वराज्य दिलाने के लिए, स्वराज्य सेल्फ रूल। क्योंकि अगर हम यहां तक बात करें, जब तक इंडिया के अंदर गांधी जी नहीं आए थे, तो उसके पहले चाहे हम मॉडरेट्स की बात करें, एक्सट्रीमिस्ट की बात करें, जो मेजर परसेप्शन था कि हमारे को क्या चाहिए अंग्रेजों से, वो था स्वराज या फिर सेल्फ रूल। अगर हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करें, इट ओनली अकर्ड इन द ईयर ऑफ 1929, जब लाहौर सेशन के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी जाके इस चीज की मांग करेंगे। तो एक्सट्रीमिस्ट का वर्किंग टाइप है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे प्रोटेस्ट, बॉयकॉट एंड स्ट्राइक्स। तो तरीका बदल गया काम करने का, इनका कॉन्स्टिट्यूशन, इनका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन। एंड क्योंकि इन दोनों के तरीकों से बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं हो पाया, इन अ सेंस कि 1905 में अगर हम बात करें पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो, स्वदेशी मूवमेंट उतने ढंग से नहीं चल सका। 1907 में कांग्रेस की स्प्लिट के बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया। तो उसको भरने के लिए रेवोल्यूशनरीज के पास अब कोई बहुत बड़ा मेजर स्केल तो नहीं है, मासिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही उनके पास कोई बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। तो वो क्या करेंगे, इंडिविजुअल हीरोइक एक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, और यहां पर वॉयलेंस का सहारा लेंगे अपने एजेंडा को या फिर अपने राइट्स को डिमांड करने के लिए। और यहां पर वॉयलेंस का सहारा लेते हुए वो क्या करेंगे, सर्टेन इन फेमस ऑफिसर्स को एग्जीक्यूट या फिर असैसिनेट करना शुरू करेंगे, जिन्होंने किसी ना किसी टाइम के ऊपर हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ गलत किया। जैसे यहां पर 1897 के जो सबसे पहला हमारा रिटन या फिर डॉक्यूमेंटेड जो हमारा रेवोल्यूशनरी केस है वो है पूना कॉन्स्पिरेसी केस, जहां पर चापेकर ब्रदर्स, नथु ब्रदर्स के द्वारा पूना का जो फेमीन कमिश्नर था उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। अब ये जितने भी केसेस हैं उनको सारे को हम डिटेल में अलग से डिस्कस कर लेंगे, आज हमारी फाउंडेशन की क्लास है। यहां पर वॉयलेंस का यूज किया जाता है, और आपको ये ध्यान में रखना है कि वॉयलेंस एक इंडिविजुअल हीरोइक एक्ट की तरह इन्होंने यूज किया, ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि अगर नेशनल लेवल पॉलिटिक्स के ऊपर हो सकता है कि जो वैक्यूम क्रिएट हो गया हो, पर अगर हम आम इंसान की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो कि अभी भी उसी चीज के लिए एस्पायर कर रहे हैं। अगर कल को आ जाए कि किस तरह की से ये, अगर हम 1914 तक बात करें कि इंडिया की सीन के ऊपर, इंडिया के नेशनल स्ट्रगल के ऊपर किस तरह की हमारे पास आइडियोलॉजीज हैं, तो आप वहां पर ये एक फ्लो चार्ट बना के आओगे। क्योंकि 1914 के बाद ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस में कि गांधीन फेज की बात अगर हम बात करें, किस तरह से हमारे नेशनल स्ट्रगल बदला या फिर कौन कौन सी आइडियोलॉजी हमारे को देखने को मिलती है। 1914 के पहले बात करें तो प्राइमरीली तीन तरह की आइडियोलॉजी हमारे को देखने को मिली, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट एंड रेवोल्यूशनरीज, और उनमें से हम रेवोल्यूशनरीज की बात कर रहे हैं। तो हमेशा कोशिश करिए जब भी किसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो उसमें एक फ्लो क्या है, वो पूरा आया किस तरह से, उसका बैकग्राउंड क्या है, अगर इसको समझते हुए चलेंगे थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, पर वो चीज प्रीलिम्स मेंस हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर हो जाएगी। अभी तक समझ में आ रहा है? प्लीज एक बार अप्लाई कर दो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिए। और अब अगर यहाँ यहाँ पर बात करें, कल को प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि क्या एक्सट्रीमिस्ट का जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मेथड था, जहां पर प्रोटेस्ट, बायकॉट और स्ट्राइक की बात की जा रही है, क्या ये भी वायलेंस को सपोर्ट करते थे? सो द आंसर इज नो। अगर हम इस फोल्ड की बात करें, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की बात करें, दिस वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पर रेवोल्यूशनरीज वर नेवर अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कल को इस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, एंड दे विल बी टर्म्ड एज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस तरह से नहीं पढ़ के जाएंगे। पर अगर आज के टाइम में आप पेपर को देखें, वो काफी ज्यादा एनालिटिकल है, आपको वेल रेड होके जाना पड़ेगा। और क्योंकि जब भगत सिंह को असैसिनेट किया जाएगा और इस तरह की कोई भी वॉयलेंट एक्टिविटी होगी, तो जब भी कांग्रेस का सेशन होगा वो उस सेशन के अंदर क्या कहेंगे कि हम हर उस रेवोल्यूशनरी ने जिसने अपनी शहादत दी उनको सलाम करते हैं, पर उन्होंने जो वॉयलेंस का तरीका अपनाया हम उसको सपोर्ट नहीं करते। तो ऑल दो कांग्रेस हमेशा इन रेवोल्यूशनरीज के कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करेगी और उसको ऑनर भी करेगी, पर जो रास्ता ये अपना रहे थे वॉयलेंस का उसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। तो उसी तरह से मोस्टली बच्चों को लगता है कि एक्सट्रीमिस्ट भी वॉयलेंस को सपोर्ट करते थे। एक्सट्रीमिस्ट जो है कभी भी आइडियोलॉजिकली
वॉयलेंस को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो अगर कल को क्वेश्चन आ जाए तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब रेवोल्यूशनरी इंडिविजुअल हीरोइक एक्टिविटीज करेंगे कि किसी फेमस ऑफिसर को असैसिनेट कर दिया वगैरह वगैरह, तो इस तरह से ये काम किया करते थे। पर बेसिकली तीन ही आइडियोलॉजीज का काम क्या है, पर्पस क्या है, देश को आजादी दिलवाना या फिर देश को रिफॉर्म्स दिलवाना। और ये हमेशा ध्यान में रखना कि यहाँ पर इन तीनों को जो स्वराज की डेफिनेशन है वो भी डिफरेंट है। यहाँ पर मॉडरेट्स का स्वराज का मतलब क्या है? इनके हिसाब से स्वराज है कि ब्रिटिशर्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमेशा हमें, पर आप उसके अंदर, इस एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट के अंदर हमें भी इंडियंस को इंक्लूड कर लीजिए, कि हमें भी बस हिस्सा बना लीजिए उसका, ताकि हमें भी एक्सपीरियंस आए कि इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन इंडियंस के द्वारा भी चलाई जा रही है। और यहां पर अगर हम बात करें एक्सट्रीमिस्ट की, उनका क्या मानना था कि स्वराज का मतलब ये होता है कि आप हमारे ओवरलॉर्ड बन के बैठ सकते हैं, पर जो इंडियन की एडमिनिस्ट्रेशन है दैट शुड बी सोनली इन द इंडियन हैंड्स, वो किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कल को क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है कि स्वराज का मतलब अलग अलग आइडियोलॉजीज के हिसाब से क्या था। तो यहां पर स्वराज का मतलब है कि इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स के हाथ में हो सकते हैं, पर हमारे को उसका पार्ट बना लीजिए। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब था कि इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन पूरा आप हमारे हाथ में दीजिए, आप हमारे ओवरलॉर्ड बन के बैठ सकते हैं, कि इंग्लैंड से हमारे को डायरेक्शंस दे सकते हैं, पर हमारी सरकार हमारी होनी चाहिए। और यहां पर अगर हम रेवोल्यूशनरीज की बात करें तो इनका स्वराज का मतलब है कंप्लीट एनिलेशन या फिर एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया, कि उसको कंप्लीटली आउट कर देना, कि किसी भी तरह का अधिकार इंग्लैंड का इंडिया के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो जिस भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम उस हिसाब से रेवोल्यूशनरीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। काफी बच्चों के हिसाब से ये कहेंगे कि भाई इसकी जरूरत नहीं है, पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन जो प्रीलिम्स या फिर मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आपका असली आईना है कि किस लेवल की तैयारी करने की जरूरत है, और इस तरह के अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मैं चीजें साथ साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि स्वराज का क्या मतलब है, इनके आइडियोलॉजी में किस तरह के डिफरेंसेस है, कि ये दोनों कांग्रेस का पार्ट है, तो प्लीज ये आपको ध्यान में रखना है, ये कल को पूछा जा सकता है। इस पूरे लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूपीएससी विद कपिल भविष्य। इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर बाकी भी हिस्ट्री के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू दिस रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, जो अभी तक मैंने आपको समझाया कि ये खड़े किस तरह से हुए, कहां पर इनकी बुनियाद है, वो सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। सो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म वाज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया। इट एक्वायर्ड अ मोर एक्टिविटीज फॉर्म एज अ फॉल आउट ऑफ द स्वदेशी एंड द बॉयकॉट मूवमेंट, वही जो मैंने आपको सूरत स्प्लिट की सारी कहानी समझाई। और यहाँ पर द यूथ फाइंडिंग ऑल एवेन्यूज ऑफ पीसफुल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट क्लोज टू देम अंडर गवर्नमेंट रिप्रेशन thought that if nationalist goals of independence were to be met, the British must be expelled physically। और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इनके हिसाब से ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से इंडिया से बाहर निकाल दिया जाए। एंड at that stage it was not practical to try to bring about a revolution in the country or subvert the loyalties of the army। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मोस्टली जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं वो सोशलिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, ये सारे आइडिया से। इसी वजह से भगत सिंह के ऊपर सोशलिज्म का बहुत ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसको बाद में चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं इनका काम करने का तरीका आपको काफी ज्यादा मिलता जुलता दिखेगा जिन भी देशों के अंदर सोशलिज्म का प्रभाव है। तो अगर कल को आ जाए इस तरह का कोई सब्जेक्टिव पॉइंट की रेवोल्यूशनरीज के ऊपर सोशलिज्म का प्रभाव है या फिर काफी ज्यादा मिलते जुलते ट्रेंड्स है, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि बाकी सारे देशों में भी आपको रेवोल्यूशनरीज का बहुत एक बड़े बड़े रोल देखने को मिल जाएंगे। वहां पर वो अपने दम के ऊपर पूरा ही जो रेवोल्यूशन है वो ला देंगे। अगर आप रशियन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो वो वायलेंस के दम के ऊपर ही ला दिया गया। अगर आप लेनिन को पढ़ोगे तो वहां पर क्या होगा कि वो सीधा जो कैपिटल बिल्डिंग है वहां पर जाके गोलियां चला देगा, वहां पर जाके स्टॉर्म आउट कर देगा और पावर को कैप्चर कर लेगा। ऑल दो इंडिया के अंदर भी रेवोल्यूशनरीज का जो काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, पर क्योंकि उनके पास कोई इफेक्टिव ग्राउंड नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर वो चलते हुए मासेस को अपने साथ ले लें, क्योंकि कांग्रेस ऑन अ लार्जर स्केल पहले ही डोमिनेट कर रहा है और उसके अंदर वॉयलेंस की जगह नहीं दी गई है। इसी वजह से जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो इंडिविजुअल हीरोइक एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करेंगे, जिसके थ्रू वो अपना कंट्रीब्यूशन दिखा सकेंगे। कृष्णा सैनी, ये क्लास डेली होती है। तो ये जो क्लास है, ये जो रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया की क्लास है, दिस विल गो ऑन डेली फ्रॉम 6:30 to 7 या 7:30, जो भी उस दिन का हमारा टॉपिक रहेगा।
तो इस पूरे टॉपिक को इस तरह से हम कवर करेंगे। और अब से हमारी जितने भी यूट्यूब की क्लासेस रहेंगी दे विल बी फ्रॉम 6:30 to 7:30। So instead, they opted to follow on the footsteps of Russian nationalist or the Irish nationalist। तो अगर कल को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में कि क्या इन रेवोल्यूशनरीज के ऊपर रशियन नेशनलिज्म और आयरिश नेशनलिज्म का प्रभाव देखने को मिलता है, सो द आंसर विल बी यस। This methodology involved individual heroic activities such as organizing assassination of unpopular British officials, जिसको हम conspiracy cases के नाम से जानते हैं, जो कि हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, and of traitors and informers among the revolutionaries themselves, conducting Swadeshi dacoities to raise funds for the revolutionary activities। और इसमें बहुत फेमस है काकोरी ट्रेन रॉबरी केस। And during the First World War, organizing military conspiracies with expectation of help from the armies of enemy of Britain। यहाँ पर आप राज बिहारी बोस की जी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि ब्रिटेन को हराने के लिए जापान के पास जाएंगे कि आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारे को सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ मिलते हुए ब्रिटेन को हरा देंगे, क्योंकि हमारा दोनों का दुश्मन एक ही है। तो दुश्मन दुश्मन भाई भाई उस तरह का यहाँ पर हमारे को कंसेप्ट देखने को मिलता है। So the revolutionaries intended to aspire the people by appealing to their patriotism, especially the idealist youth who would finally drive the British out। नाउ यहां पर इस पूरे 1905 के बाद हमारे को टोटल 3 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। एक तो है रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट एक्ट, दूसरा है गदर मूवमेंट। इसको हमने अलग से मेंशन क्यों किया गया है, क्योंकि देश के बाहर ऐसा नहीं है कि इंडियन रेवोल्यूशनरी सिर्फ देश के अंदर ही ऑपरेट कर रहे हैं, देश के बाहर भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज बनी हुई हैं, उनको आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एंड द होम रूल लीग मूवमेंट, जो कि तिलक जी जेल में आने के बाद आयरिश नेशनलिज्म के ऊपर डिस्कस कर चलाएंगे। ये हमारा इंटरनेशनल मूवमेंट का अलग से पार्ट है, कभी होगा तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे। So the beginning of the first trend, revolutionary terrorism, got merged with the end of the first mass phase, जो कि है स्वदेशी मूवमेंट। The other two, Gadar and the Home Rule League movements, synchronized with the years of the First World War। तो बेसिक ये हमारी फाउंडेशन है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की, कि रेवोल्यूशन का आइडिया कहाँ से है, किस तरह से सारा कुछ हुआ। पर ये एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है, अगर हम लार्जर नेशनल स्केल के ऊपर बात करें या फिर ब्रिटिशर्स के खिलाफ बात करें, कि रेवोल्यूशन का या फिर वायलेंस का सहारा लिया गया हो, तो आंसर है नहीं। अगर हम बलवंत वासुदेव फाड़के जी की बात करें, इस चीज को प्लीज नोट डाउन भी कर लीजिएगा। सो ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन इंडिया। इन्होंने भी रेवोल्यूशनरीज की तरह का सेम काम करके दिखाया। इनका जो ऑपरेटिंग टाइम पीरियड है इट इज अराउंड 1860s 1870s। ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुरिल्ला वारफेयर, गुरिल्ला टैक्टिक्स का यूज करके जो जंग है या फिर छोटे छोटे स्कर्मिशेस है उनको किया करते थे। बेसिक किया क्यों करते थे, बिकॉज ये खुद एक पीजेंट फैमिली से बिलोंग करते थे और पीजेंट्स को देखते थे कि उनका किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, तो अपना ये बदला लेने के लिए, जबकि कांग्रेस की उस टाइम के ऊपर फॉर्मेशन भी नहीं हुई थी, इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज किया और अंग्रेजों के साथ लड़ाई की। और अगर कल को आ जाए कि वो इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन इंडिया या फिर मिलिटेंट रेवोल्यूशनरीज इन इंडिया, तो उसका आंसर होगा बलवंत वासुदेव फाड़के। महाराष्ट्र रीजन को ये बिलोंग करते थे, तो प्लीज इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहले भी हमारे पास ऐसी एक्टिविटीज थी, पर वो इनफॉर्मल इन नेचर थी, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी हमारे को नहीं देखने को मिलती। पर 1890s के बाद हमारे को एक ऑर्गेनाइज फॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिलती है, और उसी वजह से हम इसको एज अ रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी की तरह पढ़ते हैं। बंगाल के अंदर आपने अनुशीलन समिति, युगांतर, इन सारे ग्रुप्स के बारे में सुना होगा, जो कि अपने अपने लेवल के ऊपर एक गैंग या फिर एक ग्रुप बना के अपना नेशनल स्ट्रगल के अंदर कंट्रीब्यूशन करेंगे थ्रू वेरियस केसेस। उनको हम रीजन वाइज आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर रीजंस फॉर द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म मूवमेंट, फेलियर ऑफ मॉडरेट मेथड और साथ में एक्सट्रीमिस्ट मेथड भी, फेलियर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट टू गिव अ पॉजिटिव लीड टू द यूथ, एंड वायलेंट रिप्रेशन ऑफ द स्वदेशी, ये सारा कुछ हम कवर कर चुके हैं। So they believed that Western methods could be countered by violence alone. Hence they resorted to the cult of revolver and the bomb। तो अगर कल को आ जाए that this cult of revolver and bomb किस आइडियोलॉजी से जुड़ा है, तो बेसिकली these are tools of violence, और violence revolutionaries के साथ जुड़ा हुआ है। और violence को एक अच्छे एस्पेक्ट में अगर आप देखोगे, क्योंकि उसको देश की आजादी के लिए यूज किया जा रहा है।
So they formed secret societies, recruiting young persons and trained them in values of action and sacrifice for the freedom of country. इसी वजह से इंडिविजुअल हीरोइक एक्टिविटी कहा जा रहा है कि इनको पता है कि अगर हम इस तरह का कुछ करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली या तो हमारे को मरना पड़ेगा या फिर हमारे को जेल हो जाएगी, पर फिर भी ये करेंगे क्योंकि पेट्रोलिज्म की जो भावना है वो इनको ड्राइव कर रही है, और इसी वजह से यहाँ पर वो वायलेंस को एक अच्छे एंड के लिए यूज कर रहे हैं। और इसी वजह से गांधी जी का इनके साथ वो जो प्रॉपर वैल्यू क्लैश हो गए, क्योंकि गांधी जी का क्या मानना था कि अगर हम एंड्स वर्सेस मीन्स की बात करें, यहां पर गांधी जी कहते थे कि जो मीन्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नॉट द एंड। और यहां पर रेवोल्यूशनरीज कहेंगे कि हमारा एंड क्या है, वो है नेशनल फ्रीडम, कि हमारा जो एंड है वो है नेशनल फ्रीडम, और हम उसको अचीव करने के लिए वायलेंस का यूज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो हमारा मीन्स है वो गलत हो, पर क्योंकि हमारा जो एंड है वो सही है तो वी आर जस्टिफाइड। बट ऑन द अदर हैंड साइड महात्मा गांधी जी कहेंगे नहीं, मीन्स ही सबसे बड़ी चीज है, अगर आपका मीन्स गलत हो गया तो एंड कभी भी जस्टिफाई नहीं हो सकता। अगर आपको कल को नेशनलिज्म के ऊपर सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो ये भी वन ऑफ द मेजर डिबेट्स है उनके अंदर, कि सुभाष चंद्र बोस जी भी एंड को ज्यादा फोकस करेंगे कि आजादी मिलनी चाहिए चाहे किसी भी तरह से मिले। और इसी वजह से जब हमारा जो इंडियन नेशनल आर्मी बनेगी बाहर देशों में, तो वो उसको जाके लीड भी करेंगे कि हाँ हम लड़ाई करेंगे, एक आर्मी के थ्रू वॉयलेंस का यूज करेंगे। तो आप काफी बार देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो लीनिंग है, जो एक टिल्ट है, वो आपको रेवोल्यूशनरीज की तरफ देखने को मिलेगा, क्योंकि काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम तरह का है। तो ये हमारी आज की जो बेसिक चीजें हैं, जो आपकी फाउंडेशन है इस पूरे रेवोल्यूशनरीज का, वो कवर होता है। प्लीज अब एक बार ये बता दीजिए कि यहां तक क्लियर है, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। तो जो पूरा सिलसिला है रेवोल्यूशनरीज का वो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पैम्फलेट्स के नाम है, कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, जो कि कल को पेपर में भी पूछी जा सकती है। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट अ पॉलिटिकल पैम्फलेट बाय द नेम ऑफ भवानी मंदिर was published and penned anonymously by अरबिंदो घोष। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कल को आ जाए कि भवानी मंदिर करके एक पैम्फलेट है, क्योंकि इसके अंदर बताया गया है इट कंटेन्ड अ डिटेल प्लान फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ सेंटर फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। ये किसके द्वारा लिखा गया, ये पूरा पैम्फलेट के अंदर बरिंदर कुमार घोष ने ये पूरा बात लिखी। तो सर्टेन इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी पैम्फलेट्स हैं जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे हम सर्टेन इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स को ध्यान में रखते हैं, जैसे तिलक जी का महारत्ना केसरी, एनी बेसेंट की बात करें कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, तो इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पैम्फलेट्स या फिर न्यूज़पेपर्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भवानी मंदिर बाय अरबिंदो घोष। देन वी हैव बरिंदर कुमार घोष, वो पब्लिश्ड वर्तमान रणनीति। दूसरा, एंड इन द थर्ड, मुक्ति कौन पाथ, मतलब कि विच वेज लाई सल्वेशन आज द इंडियंस टू सप्लाई आर्म्स टू द रेवोल्यूशनरीज। अब कल को ये भी हो सकता है कि 3 से 4 न्यूज़पेपर्स या फिर 3 से 4 इंपॉर्टेंट जर्नल्स देते हुए आपको ये पूछ लें कि ये इनमें से कौन से रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो क्वेश्चन काफी मुश्किल माना जाएगा। पर सिर्फ सर्टेन इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद करवाऊंगा, कहूंगा याद करने के लिए, सिर्फ उसको कर लेना, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर आ भी जाए तो आपको इतनी संतुष्टि होगी कि मैंने पहले ही ढंग से तैयारी की थी, तो उसको मैं छोड़ के आ सकता हूँ। ये भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज किस लेवल तक करनी है, और अगर उसके बाहर आए तो उसको छोड़ के भी आना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी। तो ये 3 चीजें ध्यान में रख लेना, क्योंकि अगर सीधा कल को क्वेश्चन में आए कि मुक्ति कौन पाकर विच पीस लाइफ साल्वेशन, तो आपको लगेगा कि शायद ये रेवोल्यूशनरी के तरह का तो नाम नहीं लग रहा, तो आप इसको गलत कराएंगे कॉमन सेंस के साथ। पर यस, इट बिलोंग टू आ रेवोल्यूशनरी जनरल आज द इंडियंस टू सप्लाई आर्म्स टू द रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पार्ट 1 के अंदर जो फाउंडेशन है उसको कवर करेंगे। यहां से जो हमारा पार्ट 2 है, वो हम सर्टेन जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्पिरेसी केसेस हैं उनके साथ शुरुआत करेंगे, उनसे के आगे बात करेंगे। तो कल को हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, और पार्ट्स के अंदर जैसे आज हमने फाउंडेशन की बात की, कल बंगाल साइड की जितने भी रेवोल्यूशनरी केसेस हैं उनको कवर कर लेंगे। और इसी तरह से जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि काफी बुक्स के अंदर स्कैटर्ड आपको मिलता है, कोई भी एक जगह आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ये जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इन केस आपको पीडीएफ चाहिए। अगर स्पेशल जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स अगर लिख लिए हैं तो वेरी वेल एंड गुड। पर उस टेलीग्राम चैनल के अंदर बाकी भी अदर सोर्सेज के जो कंटेक्स्ट के नोट्स हैं वो मैं डालता रहता हूँ।
तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये जो लेक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा अलग तरह से समझाने की कोशिश की, बैकग्राउंड ढंग से बनाने की कोशिश की। तो अगर इसी तरह से आपको बाकी टॉपिक्स भी करने हैं तो काफ़ी सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। जैसे अगर हम ब्रिटिश एक्ट एंड रेगुलेशन की बात करें तो एक सिलसिले में, एक लाइन में, कि वो क्यों बदलते हैं, क्यों नए नए आ रहे हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, हर एक चीज़ को समझाने की कोशिश की है। तो वहां पर जाके इस टेक्स्ट बुक चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको कवर्ड मिलेंगे। कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर, सूफी भक्ति मूवमेंट, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हर एक चीज़ को ढंग से कवर किया गया है। थोड़ा डिटेल में है, थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेशन है, पर उसका बेसिक पर्पस ये है कि आप हिस्ट्री को समझ सकें कि हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं है कि ये सिर्फ रट्टे मारते चलो। हर एक टॉपिक के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे 10-20% रट्टा मारने वाली चीज़ें होंगी, पर बाकी 80% एक तरह का लॉजिक है, एक तरह का व्यू पॉइंट है। सिर्फ आप उसको समझते चलिएगा तो हिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट सब्जेक्ट है जो कि आपको देखने को मिलेगा। सो विद दिस मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर ठीक लगा होगा। अगर आपका कोई फीडबैक है, रिमार्क है, क्वेरी है तो वो भी आप हमेशा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो कल मिलेंगे दोबारा से और पार्ट 2 के साथ इस रेवोल्यूशनरी। तो कल वाला लेक्चर सबने देख लिया था जो पार्ट 1 ऑफ द रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया है, वो देख लिया था ना? इन केस किसी भी बच्चे ने वो पहला लेक्चर नहीं देखा, पार्ट 1, सो आई विल रिक्वेस्ट देम दैट प्लीज पहले उस लेक्चर को दिखाइए। उससे आपको एक व्यू पॉइंट मिलेगा कि रेवोल्यूशनरी एज एन आइडियोलॉजी क्या थी, किस वजह से वो आई। वहां पर सर्टेन इंपॉर्टेंट चीजों को भी हमने डिस्कस किया था इन टर्म्स ऑफ कि अगर हम रेवोल्यूशनरीज की बात करें, उनका स्वराज्य का कंसेप्ट क्या था, विद रिस्पेक्ट टू कांग्रेस उनकी क्या पोजीशन थी, क्या स्टैंडिंग थी। सो दैट लेक्चर विल फॉर्म एज अ बेस ऑफ अवर दीज लेक्चर, जो भी आगे हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सर अब क्लासेस रेगुलर लेना प्लीज। हाँ, पिछले का जो पेड बैच का काफ़ी ज़्यादा लोड था उस वजह से मैं नहीं ले पाया। पर अभी के लिए अगर हम बात करें, आज के इस लेक्चर में जितने भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेवोल्यूशनरी इन नेचर थी, और यहाँ पर जब हम रेवोल्यूशनरी की बात करते हैं इट मीन्स दैट कि बाहर से, फॉरेन कंट्री से अपने देश की आज़ादी के लिए काम करती थी, और इस काम करने के तरीके में वो वायलेंस या फिर वायलेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करेगी, उसको यूज करेगी। ये बेसिक मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रेवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को सपोर्ट किया। दिस इज द बेसिक थिंग जो कि आज हम कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं है, क्योंकि सर्टेन ही एसोसिएशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन रही हैं जिनके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद कंवल बवेजा से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इस चीज को एक बार स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा खोली गई थी। कहां पर? लंदन, इन द ईयर 1905। एंड उसका नाम था इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसको इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। अब हम एक होम रूल लीग सोसाइटी के बारे में बात करते हैं जो कि 1916 में एनी बेसेंट और तिलक जी के द्वारा चलाई गई थी। एनी बेसेंट की न्यूज़पेपर न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ये वगैरह। और तिलक जी की खुद से बता दीजिए कि तिलक जी के न्यूज़पेपर्स का क्या नाम था। उसी तरह से होम रूल लीग सोसाइटी के नक्शे कदमों के ऊपर, जैसे हमने पढ़ा था कि आयरलैंड के अंदर ये होम रूल लीग सोसाइटी चला करती थी। इनिशियली ये एक तरह का पॉलिटिकल सेटअप लाना चाहते थे, पर बाद में वॉयलेंट एक्टिविटीज को यूज किया गया था, और उन्हीं मॉडल्स के ऊपर ये हमारे को इनकी सोसाइटी देखने को मिलती है जो कि इंडिया हाउस के नाम से जानी जाएगी। एज अ सेंटर फॉर स्टूडेंट्स, a scholarship scheme to bring radical youth from India एंड अ जर्नल द सोशोलॉजिस्ट। तो बेसिकली आपको इतना ध्यान में रखना है कि रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये पूरे जो फैक्टर्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो आपको रखने हैं, क्योंकि इसमें कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। बाकी जिस भी चीज में स्टोरी होती है वो हम हमेशा स्टडी करते हैं। तो वो हाँ, तो अगर हम, हाँ जी, तिलक जी के न्यूज़पेपर्स की बात करें तो मराठा और केसरी, वेरी गुड। So revolutionaries such as Savarkar and Lala Hardayal became the members of this Indian House. वीडी सावरकर की यहाँ पर बात की जा रही है, और लाला हरदयाल जी यहाँ पर एक तरह से एक्सपीरियंस को गैदर करके अल्टीमेटली गदर पार्टी को बनाएंगे जो कि अमेरिका के अंदर बनाई जाएगी। मदनलाल ढींगरा बहुत फेमस हमारे इंडियन रेवोल्यूशनरी रहे हैं। ऑफ दिस सर्कल असैसिनेटेड द इंडियन ऑफिसर ब्यूरोक्रेट कर्जन वाइली इन द ईयर 1909। पॉइंट ब्लैंक रेंज में ये इन्होंने पूरी प्रैक्टिस की थी और वहां पर आके इस इनफेमस ऑफिसर को असैसिनेट किया था। अभी आप सबको पता है कि इनका जो काम करने का तरीका यही है कि हीरोइक इंडिविजुअल एक्टिविटीज इन फेमस ऑफिसर्स को असैसिनेट किया जाएगा।
तो हमने ओवरऑल, क्योंकि ये चीजों के अंदर हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि पहले लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ आइडियोलॉजी को समझा था, काम करने के तरीका समझा था। तो ये वो बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि अब आपको सिर्फ रट्टा मार के चलना है और इसको बार 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 आपको रिवाइज करना है। ठीक है। न्यू सेंटर्स इमर्ज ऑन द कॉन्टिनेंट अलोंग साइड, जब ये सारा एक प्रोसेस शुरू होगा कि इंटरनेशनल भी हमारे को सपोर्ट आने लग जाएगी। और ये सपोर्ट कहाँ से आएगी ये समझो। हमारे यहाँ से लोग जितने भी बाहर जाएंगे इनिशियली प्लांटेशन लेबरर्स की तरह जाएंगे, क्योंकि वहां पर जाके तो कोई बिजनेस सेटअप नहीं होगा। तो वहां पर रहते हुए जिन लोगों ने तरक्की की या फिर जिन लोगों ने अपना बेस बना लिया था, जिनको प्लांटेशन लेबरर्स की तरह भेजा गया, या फिर खुद से जो वेल रेड थे या फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, उन्होंने बाहर जाके अपना पूरा बेस बनाया। So new centers emerged on the continent, Paris and Geneva, from where Madam Bikaji Kama, who was a Parsi revolutionary, initially ये दादा भाई नरोजी की सेक्रेटरी हुआ करती थी। वो है डेवलप्ड कॉन्टेक्ट्स विद द फ्रेंच सोशलिस्ट एंड वो ब्रॉट आउट वंदे मातरम। तो कल को आ जाए कि अगर हम मैडम बीकाजी कामा की बात करें, उनके द्वारा कौन सा जर्नल निकाला जाता था या फिर कौन सा न्यूज़पेपर, वंदे मातरम। और इसमें रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज या फिर उनके रिलेटेड आइडियोलॉजी की बात की जाती थी। अब ये सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, तभी कह रहा हूँ कि पहले लेक्चर के अंदर सारी आइडियोलॉजी डिस्कस्ड है, वो सारा कुछ। अब यहाँ पर अगर हम यूएसए की बात करें तो वहां पर मेनली किस पार्टी का नाम लिया जाता है, वो है गदर पार्टी। लाला हरदयाल इसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे, जो कि वहां पर इंडियन हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो बनाई थी उसके साथ वो एसोसिएटेड थे। सो दिस वाज आल्सो अ रेवोल्यूशनरी ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ वीकली न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर का नाम था गदर। और उसी वजह से इसकी जो पार्टी बनी वो है गदर पार्टी। अब इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, सैन फ्रांसिस्को के अंदर, एंड ब्रांचेस अलोंग द यूएस वेस्ट कोस्ट एंड इन द फार ईस्ट। तो पॉसिबल मेनली पूरे अगर हम अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहां पर हमारे को ये पूरा देखने को मिलता है। अब किस तरह से काम करेंगे, बेसिकली लोग पैसा इकट्ठा करेंगे, फंड करेंगे उसको इंडिया के अंदर जिस भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है। अगर यहाँ पर कोई रेवोल्यूशनरीज हैं, अगर उन्होंने किसी इनफेमस ऑफिसर को मारना है या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी केस करना है, जैसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, उसके बाद जो भी यहाँ पर सोल्जर्स हैं उनको मोटिवेट किया जाएगा कि अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आपको आर्म्स एंड एम्यूनिशन चाहिए या फिर और कोई पैसा चाहिए, बेसिकली एक तरह से फंडिंग हो रही है। तो वो है इनका पूरा काम। या फिर लोगों को ट्रेन करके भेजते थे, जैसे मदनलाल ढींगरा हमने बात की, दैट ही वाज अ पार्ट ऑफ द जो हमारा इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो पूरा ग्रुप था। और उसके अंदर आके फिर वो कर्जन वाइली को असैसिनेट करेंगे, कि सपोर्ट किसका था, इस ऑर्गेनाइजेशन का था। पर अच्छे तरह से क्यों था, अच्छे सेंस में क्यों था, क्योंकि अपने देश को आजादी दिलवाने के लिए काम कर रहे थे। तो वो बेसिक से इसी तरह से आज के टाइम में बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप अपने आप को यही कहते हैं कि हम अपने देश के लिए सही से काम कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली गलत है। क्योंकि हर एक टाइम पीरियड का एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन होती है जो कि हमारे को ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, तो आप उसको, कंसेप्ट सेम है, पर अगर आप इंटेंट की बात करो वहां पर काफी ज्यादा आपको चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि आज के जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, वो वॉयलेंस को यूज करते हैं आम लोगों के ऊपर। वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो कि आपको इस रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स के अंदर देखने को मिलेगी, कि वो कभी भी आम मासिस को, कॉमन मासिस को टारगेट नहीं बनाएंगे। सिर्फ टारगेट कौन होंगे, जो कि इन फेमस ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं या फिर सर्टेन सिविल सर्वेंट्स जिन्होंने गलत किया है, सिर्फ उनको टारगेट बनाया जाएगा। कभी भी अगर आप ये देखोगे कि आम जनता को टारगेट नहीं किया जा रहा। और अगर कल को आपको इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दोनों का काम करने का तरीका तो सेम है, फंडिंग, आर्म्स एंड एम्यूनिशन सपोर्ट, पर यहाँ पर फर्क क्या है, एक तो कॉमन मासेस को, क्योंकि उन्होंने किसी से बदला नहीं लेना। द इंटेंट इज दैट कि उन्होंने अपने देश को आजाद करवाना है, उस वजह से ऑल दो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्ट के हिसाब से चीजें सेम है, पर इंटेंट के हिसाब से फर्क है। ये चीज सबको समझ में आ गई, बिकॉज इस तरह से आपको कल को इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आपको हर एक चीज को अगर ढंग से समझोगे तो आराम से हो जाएगा। सो प्री गदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की बात करें, जब ये गदर पार्टी नहीं बनी थी, हैड बीन कैरिड ऑन बाय रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास। तो ये आपको नाम ज्यादातर याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ रफ आइडिया लेते हुए लाला हरदयाल को एज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स की तरह मान सकते हैं। एंड इन्होंने कब किया, 1911 के आसपास, जब ये वहां पर सारे लोग पहुंचे। उसके बाद 1915 के आसपास ये हमारे को देखने को मिलेगा गदर पार्टी की फॉर्मेशन। आपको अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जो इंडियन सोशोलॉजी या फिर इंडियन होम रूल सोसाइटी है वो पहले बनी थी, ये बाद में बनी है। तो कल को क्रोनोलॉजिकल वाइज आ जाए तो वो आपको ध्यान में रखना है। और ये भी हो सकता है कि जो सर्टेन कॉन्स्पिरेसी केसेस हैं
उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले कौन सा था बाद में, वो जब हम अलग से कवर करेंगे इन द फर्दर पार्ट्स वहां पर मैं करवा दूंगा। सो टू कैरी आउट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, the earlier activist has set up a Swadesh Sevak Home at Vancouver and United India House in Seattle। तो कल को आ जाएगी कि ये है जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कौन सी है, ये प्री गदर हैं, कि गदर पार्टी अभी बनी नहीं है, उसके पहले जो ये सारे लोग हैं वो किस तरह से काम करते थे। तो उनके अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, जैसे वैंकूवर के अंदर स्वदेश सेवक होम और यूनाइटेड इंडिया हाउस इन सिएटल, उसको सबको मर्ज करके आपको ये गदर पार्टी देखने को मिलेगी जब ये सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों किस जगह के ऊपर है और ये किससे रिलेटेड है, गदर पार्टी से। दिस थिंग कैन बी आस्क्ड। नाउ the Indian community in North America had begun to feel the active need for a central body and leadership. Consequently, in May 1913, Lala Hardayal, a political exile from India, he assumed the leadership and found the Hind Association in Portland, also known as the Pacific Coast Hindustan Association। तो यहाँ पर ये जो पॉइंटर है काफी बच्चे कम पढ़ के जाते हैं क्योंकि वो सीधा गदर पार्टी को ही बने पढ़ेंगे। पर गदर पार्टी बनी किस तरह से, वो एक पूरा प्रोसेस है। अगर मुश्किल क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछना हुआ तो इसी चीजों को उठा के पूछेगा जो ये बीच के प्रोसेसेस हैं। तो स्वदेश सेवक होम दे दिया, ये यूनाइट पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन दे दिया और गदर पार्टी, तीनों दे दी जाए कि इनका सीक्वेंस क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि गदर पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी थी जो कि अमेरिका के अंदर वो बना पाए और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इंडिया के अंदर हुई। फाइनली द गदर पार्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो तीन तरह के हमने प्रोसेसेस पढ़े। द पार्टी विल पब्लिश अ वीकली न्यूज़पेपर जिसका नाम था गदर और रिबेलियन, नेम्ड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। एंड इसका जो पहला इशू है वो उर्दू और गुरमुखी पंजाबी भाषा में निकाला गया, जिसका मेन हेडिंग था अंग्रेजी राज का दुश्मन, कि अंग्रेजों का दुश्मन। अब ये सारा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऊपर जो चीजें बताई हैं बस उसको ध्यान में रख लेना। दैट विल बी मोर देन अनफ आपके पेपर के हिसाब से। अब हम जर्मनी की बात करेंगे। जर्मनी के अंदर आपको प्राइमरीली ये सारी चीजें क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि जर्मनी और ब्रिटेन दोनों ऑपोजिट फैक्शंस में थे, लड़ रहे हैं। तो हमारे लोग जर्मनी के अंदर जाएंगे कि आप हमारा सपोर्ट करिए, रेवोल्यूशनरीज जाएंगे कि उसके खिलाफ हम अपने ही ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ लड़ेंगे जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया, क्योंकि आपका दुश्मन भी अंग्रेज हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमारे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उस वजह से हम दोनों दोस्त हैं। तो आप देखेंगे कि राज बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस बहुत बार बार यहाँ पर जो जर्मनी के पास जाएंगे सपोर्ट मांगने के लिए। यहां तक सबको क्लियर है? प्लीज एक बार रिप्लाई कर दीजिए। ओके, यहां पर हमारे को एक रेफरेंस देखने को मिल रहा है जो कि है बर्लिन कमेटी। ये बर्लिन कमेटी क्या है? इट इज एन इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी एट बर्लिन इन विच वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1915। किसके द्वारा? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा, विद द फुल बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट फॉरेन ऑफिसर अंडर जिमरमैन प्लान। अब ये जिमरमैन या फिर जिमरमैन प्लान क्या है? कि एक ऐसा प्लान है जो कि 1914 के आसपास जर्मनी के द्वारा बनाया गया था, जिसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर ब्रिटेन का एम्पायर है, उसकी जितनी भी कॉलोनीज हैं उसके अंदर जाके रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट करना। क्यों? ताकि वो अपनी सरकार को तंग करें, और क्योंकि ब्रिटिश सरकार का जो फोकस है, एनर्जीज है, वो अपनी कॉलोनीज की तरफ भी डाइवर्ट होगा। तो इस टैक्टिक को यूज करते हुए वर्ल्ड वॉर वन के अंदर एक लीड ले पाना, वो है हमारा जिमरमैन प्लान। तो आप सिर्फ बेसिक चीज को याद रख लेना कि आपको पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर कल को क्वेश्चन आएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स डिस्क्राइब द जिमरमैन प्लान, तो आपको सिर्फ इतना रफ आइडिया होना चाहिए कि इस तरह का एक प्लान बनाया गया था कि जितने भी एनिमी कंट्रीज हैं, जैसे जर्मनी की एनिमी कंट्री ब्रिटेन, ब्रिटेन की जितनी भी कॉलोनीज हैं वहां पर रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट करना, ताकि वो एक तरह का पॉलिटिकल फियास्को या फिर अपहीवल क्रिएट कर सके, और जिसकी वजह से उनको अपने रिसोर्सेज को वहां पर डाइवर्ट करना पड़ेगा। उसी के अंदर बर्लिन कमेटी बनी थी, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी एट बर्लिन, जो कि वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाई गई। These revolutionaries aim to mobilize Indian settlers abroad to send volunteers and arms to India to incite rebellion among the Indian troops there and even organize an armed invasion of British India to liberate the country। तो बेसिक जो मैंने आपको सारा प्लान बताया वही है, उसी चीज को ध्यान में रखना। मोस्ट प्रोबेबली दिस क्वेश्चन कैन विल ओनली बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स, तो हमारे को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ द इंडियन रेवोल्यूशनरीज इन यूरोप आल्सो सेंट मिशंस टू बगदाद, पर्शिया, टर्की, काबुल, कि यहां पर हर जगह जाइए और हमारे को सपोर्ट करवाइए टू वर्क अमंग द इंडियन ट्रूप्स एंड द इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर। और इसी वजह से आप यहां पर देखेंगे कि बहुत सारे इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर
क्या किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, जिसको अल्टीमेटली एक आर्मी की शेप दी जाएगी जो कि है इंडियन नेशनल आर्मी। तो अगर कल को आ जाए कि ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है दिस इज अ ऑफ शूट ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो हमारे इंडिया में चल रही थी, तो उसका आंसर होगा हाँ। ज्यादातर बच्चे रेवोल्यूशनरीज को सेपरेटली पढ़ लेते हैं और इंडियन नेशनल आर्मी को सेपरेटली पढ़ लेते हैं, पर आपको ये ध्यान में रखना है उसके जो जेनेसिस है इंडियन नेशनल आर्मी का, वो इन रेवोल्यूशनरीज के कंसेप्ट से ही निकल के आ रहा है। ठीक है, तो उसी वजह से दीज वर अ पार्ट ऑफ रेवोल्यूशनरीज, पर अलग तरह से क्यों थे, क्योंकि सोल्जर्स थे। सोल्जर्स को पकड़ा गया, फिर उनको एक लीड करवाया गया। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें, राज बिहारी बोस की बात करें, तो इसी तरह से सर्टेन ऑफिसर्स ने इनको फिर इकट्ठा किया और आर्मी को मेंटेन किया, जिसको आप 1944-45 के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स के नाम के ऊपर पढ़ते हो, क्योंकि इन सारे लोगों को रेवोल्यूशनरीज के हिसाब से रिक्रूट किया गया था। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने कर लिया। तो prisoner of war and to incite anti-British feeling among the people of these countries. One such mission under Raja Mahendra Pratap Singh, Barkatullah and Abidullah Sindhi was sent to Kabul, और वहां पर जाके उन्होंने अपने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बना ली थी। सो जो पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी काबुल के अंदर, मेरे को बस इतना बता दीजिए कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अपनी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो किस देश में बनाई गई थी। इनके द्वारा जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई है वो किस देश के अंदर बनाई गई थी, बस इतना बता दीजिए। एनीवन, जल्दी से। सो नाउ पेरिस एंड बर्लिन। पेरिस के अंदर कौन है, मैडम बीकाजी कामा, जो जिनके बारे में अभी हम पढ़ के आए हैं। तो ये पेरिस इंडिया सोसाइटी बनाएगी, दिस इज अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। लिटरेचर माउथपीस जिसका नाम है वंदे मातरम, एंड लेटर मदन तलवार। ठीक है, मदन लाल ढींगरा उनके नाम के ऊपर ही, जिन्होंने कर्जन वाइली को एसोसिएट किया, जो कि वो इंडियन सोशोलॉजिस्ट के साथ जुड़े हुए थे, उस उनके नाम के ऊपर अपने नाम अखबार का नाम चेंज कर लिया। पहले वंदे मातरम था, फिर मदन तलवार। ये जितना भी रेवोल्यूशनरीज में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें, सबको एक जगह के ऊपर ही इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ला के रख दिया। बस इसी को ढंग से पढ़ लेना, उसके अलावा ज्यादा चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड शी इवन पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड सोशलिस्ट कांग्रेस एट स्टटगार्ट जर्मनी, और वहां पर शी अनफर्ल्ड व्हाट शी डिस्क्राइब्ड एज द फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इन्होंने पहली बार झंडा फहराया। दिस विल लेटर सर्व एज अ टेम्पलेट फ्रॉम विच द करंट फ्लैग ऑफ इंडिया विल बी क्रिएटेड। तो कल को अगर मेंस में भी क्वेश्चन आ जाए रेवोल्यूशनरीज के ऊपर, तो यही सारा कुछ एक्सप्लेन करके आ जाना। मैंने पहले लेक्चर में उनकी कंट्रीब्यूशन, उनका व्यू पॉइंट सब कुछ बता दिया, साथ में ये पॉइंट ऐड करके आ जाना कि इंटरनेशनली भी हमारे को ये सर्टेन चीजें देखने को मिलती हैं। मैंने यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा था ना, किसी को नहीं पता ये कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी? ये तो शॉकिंग है, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा खत्म हुआ, क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी को एज सच टॉपिक की तरह हम अलग से डिटेल में डिस्कस करते हैं, सो दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न नेशनल स्ट्रगल। अगर हम इंटरनेशनली बात करें, सिर्फ इतनी ही चीजें जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बस इसको कर लेना। नाउ गवर्नमेंट रेस्पॉन्स एंड रिप्रेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का क्या है? जब आप जलियांवाला बाग पढ़ते हैं तो वो वहां पर जलियांवाला बाग मैसेकर के दौरान, नहीं नहीं जापान नहीं है, जापान नहीं है, ठीक है, वो सिंगापुर है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, सिंगापुर के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा प्रोविजनल गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एंड रिप्रेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, तो आप देखेंगे कि जलियांवाला बाग की बात करें तो उस टाइम के ऊपर जो ये पूरा जनरल डायल का सिलसिला हो, तो उस टाइम के ऊपर भी सर्टेन एक्ट्स को लागू किया गया था। क्या कोई मेरे को ये बता दे सकता है कि उस एक्ट का नाम क्या था, जो रेवोल्यूशनरीज के लिए बकायदा लगाया गया था कि 1918 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गया, फिर भी वो जो इमरजेंसी लाइक प्रोविजंस थी उनको दोबारा से एक्सटेंड किया गया था एक स्पेशल एक्ट के अंदर, क्योंकि रेवोल्यूशनरीज का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो बहुत ज्यादा होने लग गया था। बहुत फेमस एक्ट है, अगर आप में से कोई बच्चा बता सके, नहीं तो फिर ये आपका होमवर्क रहेगा सर्च करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट। तो ये सारे उन्होंने एक्ट्स को पास किया, प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, और यहाँ पर एक इसी तरह का एक एक्ट है, कॉन्स्पिरेसी केस है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ये पहली फर्स्ट है जिसके अंदर भगत सिंह को फांसी होगी, वो सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है, वो अलग से जो हम इंडियन कॉन्स्पिरेसी केसेस की बात करेंगे बंगाल के, महाराष्ट्र की, उनको अलग से करेंगे। हाँ, शाबाश, रॉलेट एक्ट है उसका नाम, वेरी गुड। तो रॉलेट एक्ट के अंदर बेसिकली इन रेवोल्यूशनरीज को, इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जो लोग जूझ रहे थे अलोंग विद रेवोल्यूशनरीज, नेशनलिस्ट लीडर्स ऑल्सो, उनको सप्रेस करने के लिए लगाया गया था, क्योंकि उस टाइम के ऊपर रेवोल्यूशनरीज ने काफी ज्यादा आगे बढ़ के काम किया था। हाँ,
उसका प्रॉपर नाम है एनार्की एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट। शाबाश। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो थोड़े थोड़े करके रेवोल्यूशनरीज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके अलावा जो कल्चर के एक दो टॉपिक है जैसे पेंटिंग, डांसेस, वो भी मैं साथ में कवर कर दूंगा। सो बाय द एंड ऑफ 1 और 2 मंथ्स जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। नाउ गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द जितने भी कॉन्स्पिरेसी केसेस हुए हैं, इसी तरह से ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि बाद में रट्टा ना मारना पड़े, भूल ना जाओ। तो मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इन केस यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो प्लीज पूछ लीजिए, और एल्स वी विल वाइंड अप दिस लेक्चर और फिर कल दोबारा से मिलेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी विद तो यहाँ पर नहीं नहीं, सारे रेवोल्यूशनरी प्लांटेशन वर्कर्स नहीं थे। इनमें से बहुत सारे लोग पॉलिटिकल एग्जाइल, जो मतलब कि जो अपनी सरकार से भागे, जैसे हम लाला हरदयाल जी की बात करें, वो पॉलिटिकल एग्जाइल में भागे हुए थे कि उनको अपने घर में किलाबंद कर दिया गया था कि आप बाहर वगैरह ज्यादा नहीं जा सकते, और या फिर उनके ऊपर कोई केस चल रहा होगा तो वो पॉलिटिकल एग्जाइल की तरह भाग गए और वहां पर जाके अपने देश के लिए काम करना शुरू कर दिया। जैसे हम सुभाष चंद्र बोस जी की बात करते हैं तो वो भी पॉलिटिकल एग्जाइल की तरह ही इंडिया में से भागे थे और देशों से के पास गए थे कि हमारे को सपोर्ट कीजिए। वही बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है सोनम। सो आई गेस दैट देयर आर नो डाउट्स और क्वेरीज इसके अलावा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मैं आशा करता हूँ लेक्चर ठीक लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है कि कौन से टॉपिक्स पहले कर लूँ या फिर कर लेने चाहिए, आप जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे कहेंगे तो वो भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई सजेशन है तो हमेशा बता सकते हैं इस पीडीएफ चैनल से, जो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। सो हेलो दोस्तों, मैं कवल आप सबका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस लेक्चर में, वेयर वी विल बी डिस्कसिंग द रेवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन बंगाल। अगर हम फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की बात करें, सो इट इमर्ज फ्रॉम द बंगाल साइड ओनली। आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्राइमरीली बंगाल साइड की बात करेंगे, और वहां पर जो हमारा पहला फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ उसके बारे में बात करेंगे। आपने मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस, बारासल कॉन्स्पिरेसी केस, इंडो जर्मन प्लॉट, इसके बारे में सबको सुना होगा। तो उसी के आज के इस लेक्चर के अंदर हम इन तीन इंपॉर्टेंट प्लॉट्स के बारे में बात करेंगे, एंड उसका जो इम्पैक्ट है हमारी नेशनल मूवमेंट के ऊपर वो किस तरह से रहा। So this lecture is not only from the revolutionaries of Bengal and how, but how it is connected to the Indian national movement that is ongoing। जैसे हम रॉलेट एक्ट के बारे में बात करें तो उसका बैकग्राउंड हमारे को इस रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स के साथ ही मिलता है, बिकॉज अगर हम 12 साल या फिर इंडो जर्मन प्लॉट की बात करें, वो एक लार्जर इम्पैक्ट लेके आए हमारी सोसाइटी के अंदर। In this lecture, we will also be discussing that how the extremists were related or were associated with these revolutionary groups. Because if we talk about the Bipin Chandrapal और Aurobindo Ghosh, ये जो सारे prominent extremists थे अपने टाइम के, they also contributed to these revolutionary groups in Bengal. So rather than taking this lecture only from the prelims point of view, हम इसको एक मेंस पर्सपेक्टिव से भी साथ में समझने की कोशिश करेंगे। I have divided this topic of revolutionaries in Bengal into two areas. First one is prior to 1918 and the another one is after 1918, जहां पर हम सूर्य सेन वगैरह उनके जो सारे कॉन्स्पिरेसीज हैं उनके बारे में देखेंगे। आज के इस लेक्चर को हम प्राइमरली 1945 से लेकर 1918 तक हम इस चीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो इन केस एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली, ऑडियो वीडियो सब कुछ सही से चल रहा है, तो प्लीज एक बार रिप्लाई कर दीजिए, देन आई विल बिगिन विद टुडे सेशन। प्लीज एक बार रिप्लाई कर दीजिए, एनी स्टूडेंट। ठीक है। सो इन केस एनी स्टूडेंट इज वाचिंग दिस लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दिस इज द पार्ट 3 ऑफ अवर रेवोल्यूशनरीज इन इंडिया टॉपिक। इन द फर्स्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशनरीज, की उनका काम करने का तरीका क्या था। Why does this revolution as an idea emerge on the Indian scene? Because if we see prior to 1900s, तो हमारे के ऐसा कोई बहुत ज्यादा बड़ा ट्रेंड नहीं देखने को मिलता। ओनली वन ऑफ द प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वो है 1897 की पूना रेवोल्यूशनरी केस। वो जब हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन महाराष्ट्र की बात करेंगे वहां पर मैं आपको ये सारा कुछ करवा दूंगा। एंड इन द सेकेंड लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट द इंटरनेशनल एसोसिएशंस दैट वर देयर फॉर दीज रेवोल्यूशनरी आइडियाज, और इसके अंदर हमने मोस्ट प्रोमिनेंटली गदर पार्टी के बारे में बात की थी कि उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, किस तरह से काम करती थी।
और आज जब हम इस इंडो जर्मन प्लॉट की बात करेंगे तो दोबारा से गदर पार्टी का रेफरेंस आएगा, किस तरह से क्रैकडाउन किया गया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी इनके ऊपर केसेस चलेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जो कि बहुत इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ आइसोलेशन में पढ़ सकते हैं, ऑल्दो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको आइसोलेशन में पढ़ना ज्यादा सही समझते हैं, पर अगर आप एक लार्जर पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे सो बहुत इंटरेस्टिंग, इक्वली इक्वल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर हम बंगाल साइड की बात करें, तो बंगाल एज अ प्रोविंस इज द हार्बिंगर इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स लाइक लिटरेचर, एजुकेशन, पॉलिटिकल एक्टिविटीज की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल था, क्योंकि यहाँ पर बंगाल एज एन एरिया बहुत ही वेल्दी स्टेट था और पैसे के साथ अदर फॉर्म्स ऑफ मॉडर्निटी भी आएगी। इसी वजह से बंगाल को एज एन, अगर आप स्टेट की तरह इमेजिन करोगे तो ये ऑलमोस्ट बाकी हर एक स्टेट से, अगर हम 19th-20th सेंचुरी की बात करें तो बहुत आगे था। एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजंस कि अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो इन द फर्स्ट फ्यू डेकेड्स लाइक 1950 से लेके 1980 तक की बात करें, मोस्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स वर फ्रॉम द बंगाल साइड, क्योंकि वहां का लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा था एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। तो इसी वजह से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी वहां पर बहुत ज्यादा होंगी। इन द टाइम पीरियड ऑफ नियर अबाउट 1904 देर वॉज एन अखाड़ा, और जो जिस तरह से हम लोकल अखाड़ा जानते हैं जहां पर जो पहलवान है वो जाके कुश्ती करते हैं, तो उसी तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक बॉडी थी जिसको हम अनुशीलन समिति के नाम से जानते हैं। ये एक पर्टिकुलर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इस पूरे प्रोसेस को शुरू किया, जिसने ये पूरा एक माहौल शुरू किया कि किसके थ्रू वो इस पूरे रेवोल्यूशंस को शुरू कर सकते हैं। और इनके अंदर दो प्रोमिनेंट ग्रुप्स बनेंगे, एक तो है ढाका अनुशीलन समिति, जिसका जो हेडक्वार्टर्स है वो ढाका के अंदर होंगे, और दूसरा है युगांतर। So Yugantar can be termed as or can be learned as a inner circle in between this larger अनुशीलन समिति। और युगांतर आपने नाम काफी बार सुना भी होगा। और अनुशीलन समिति जो अपना माउथ पीस, जो अपना एक जर्नल निकालता था, उसका नाम भी युगांतर था। अगर हम अरबिंदो घोष की बात करें, बिपिन चंद्र पाल की बात करें, अरबिंदो घोष के छोटे भाई बरिंदर कुमार घोष की बात करें, सो ऑल दीज प्रोमिनेंट पर्सन्स वर रिलेटेड टू दिस युगांतर ग्रुप। और यहाँ पर अगर हम ढाका की बात करें तो पुलिन दास वॉज रिलेटेड टू दिस ढाका अनुशीलन समिति। अब ऑब्वियसली हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर अगर आप ओवरऑल बेसिक एजेंडा समझते हुए चलोगे कि डेवलपमेंट किस तरह से हुई है, तो जो ये सारे कॉन्स्पिरेसी केसेस हैं वो इक्वली उतने इंटरेस्टिंग लगेंगे और बाद में फिर नहीं भूलेंगे, क्योंकि ज्यादातर इस पूरे टॉपिक में यही देखने को मिलता है कि ज्यादातर ये जो टॉपिक है वो बाद में बच्चा भूल जाता है, कि बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं रख पाता। यहां तक सबको क्लियर है ओवरऑल एजेंडा, कि आज के हम जो 1905 से लेके 1918 तक की बात करने जा रहे हैं उसमें सारा कुछ क्या है। उसके बाद अगर हम बात करें, आप सबने पढ़ा होगा रॉलेट एक्ट के बारे में। अब ये रॉलेट एक्ट का बेसिक एजेंडा क्या था? उसका बेसिक एजेंडा था कि 1914 से लेके 1918 तक जब वर्ल्ड वॉर वन का सिनेरियो था, तो उस टाइम के ऊपर बेसिकली इंडियंस के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उनके जो बेसिक राइट्स थे उनको पीछे कर लिया गया था। जैसे आपने रॉलेट एक्ट पढ़ा होगा कि एनी पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट एनी ट्रायल, इस तरह के सारे प्रोविजंस हैं। तो उन सारे वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शंस को आगे कंटिन्यू करने के लिए क्यों इतनी ज्यादा जरूरत थी कि दैट दीज रिस्ट्रिक्शन नीड टू बी कंटिन्यूड? क्योंकि हमारे को एक इंडो जर्मन प्लॉट देखने को मिलता है। ये इंडो जर्मन प्लॉट क्या है कि since the Britain as a nation and Germany were on the opposite faction in this World War One, तो उससे क्या हुआ कि एक प्लॉट कॉन्स्पायर किया गया था जर्मन जर्मन लोगों के द्वारा, wherein they will assist all the revolutionary groups जो भी किसी पर्टिकुलर देश में उनके एनिमी देश में चल रहा है, ताकि वो अपने देश के खिलाफ, जो उनके कॉलोनियल एम्पायर है उसके खिलाफ एक रिवोल्ट को स्टेज कर सके। और जब वो रिवोल्ट को स्टेज करेंगे सो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स विल हैव टू डाइवर्ट देयर फोकस ऑन टू एस्पेक्ट्स, एक तो जर्मनी के साथ लड़ाई में और दूसरा अपने देश को, अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए। तो इसको कहा गया इंडो जर्मन प्लॉट। अब इसमें आपको ये युगांतर एज अ ग्रुप की भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी, एंड अलोंग साइड दैट आपको गदर पार्टी की भी जो एसोसिएशन है देखने को मिलेगी। और ये जो सारा इंडो जर्मन प्लॉट है दिस विल लीड टू जो हमारे पास है फर्स्ट जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। अब हम ज्यादातर जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है वो किसके साथ एसोसिएट करते हैं? वो हम भगत सिंह के साथ एसोसिएट करते हैं। जब आपने अगर मूवी भी देखी हो तो उसमें वो एक इनफेमस
जो ब्रिटिश ऑफिशियल को असैसिनेट कर देते हैं चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलके, मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। वो है हमारा सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। बट रादर फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस क्या है कि जितने भी रेवोल्यूशनरीज इस इंडो जर्मन प्लॉट में एसोसिएटेड हैं, क्योंकि सबको पता लग गया था, इस सबको कैचअप कर लिया गया था ब्रिटिश एजेंसीज, जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस है और जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है उसके द्वारा। तो गदर पार्टी के ऊपर अमेरिका में केस चलेगा, एंड अलोंग साइड दैट यहाँ पर जितने भी युगांतर के बंदे हैं, जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, एंड अलोंग साइड दैट दे विल बी सेंट इनटू एग्जाइल, लाइक जो जो हम अंडमान एंड सेलुलर, अंडमान एंड निकोबार की जेल, सेलुलर जेल, जिसको कानापाली की जेल भी कहा जाता है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें किस तरह के लोगों को भेजा जाता था, कौन से कल्प्रिट्स थे, तो वो यही कल्प्रिट्स थे जो कि रेवोल्यूशनरीज की तरह उनके ऊपर केस चलता था और उनको अपने ही कॉलोनियल एम्पायर सेडिशन लगाते हुए उनके ऊपर मुकदमा किया जाता था। तो ये बेसिक हमारा ओवरऑल एजेंडा है, और ये आप अगर ढंग से समझेंगे तो चीजें आसान है। रेवोल्यूशनरीज एज अ टॉपिक वैसे हमारे को मुश्किल लगता है, पर इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। इसमें से मेंस का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, दैट हाउ वर द एक्सट्रीमिस्ट एसोसिएटेड विद दीज रेवोल्यूशनरीज। तो इसमें क्योंकि आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिलेंगे कि प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट वर आल्सो इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज, तो वहां से भी आपका मेंस का आंसर बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार हो सकता है। एंड अलोंग साइड दैट, क्योंकि हम जितने भी प्रोमिनेंट कॉन्स्पिरेसी केसेस हैं उनके बारे में भी यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पास फॉर्डर मटेरियल भी हो जाएगा जो आप वहां पर मेंस के आंसर्स में डाल सकते हैं। सो इन द अर्ली 20th सेंचुरी दो हमारे पास है, अनुशीलन समिति एंड युगांतर, और हमेशा ध्यान में रखना दैट युगांतर वाज इन एज एन इनर सर्कल ऑफ द अनुशीलन समिति, ये कोई अलग से नहीं थी। अनुशीलन समिति ऑर्गेनाइजेशन थी एक, जो कि बाद में दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। अब इनके एक्टिविटीज क्या क्या थे, ये जब हमने रेवोल्यूशनरीज एज एन आइडियोलॉजी को फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया था, वहां पर सब कुछ डिटेल में है। इन केस एनी स्टूडेंट हैज नॉट वॉच्ड इट, सो प्लीज वहां पर जाके देखिए, आपको काफी चीजें क्लियर होंगी, काफी चीजें डिटेल में समझ आएंगी। तो यहां पर आपने बहुत बारी जैसे काकोरी ट्रेन रॉबरी केस के बारे में सुना होगा, वो भी विद द टाइम इसी के अंदर की गई थी। वो काकोरी ट्रेन रॉबरी केस क्या है कि वो लूट मार किया करते थे, उसको कहते थे स्वदेशी डकैतीज, कि डकैती मारेंगे, वहां से जितना भी वो मिलेगा, आर्म्स एम्युनिशन मिलेगा या फिर वेल्थ मिलेगी, उसको हम देश के अंदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को आगे प्रॉस्पर करने के लिए, प्रोपिगेट करने के लिए यूज किया करेंगे। तो ये इसका बेसिक एजेंडा है, ये हम सारा कुछ पहले लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं। नौ अनुशीलन समिति अखाड़े हुआ करते थे, तो लिटरल मीनिंग बॉडी बिल्डिंग सोसाइटीज। देयर वर 2 और 3 सोसाइटीज दैट वर वर्किंग अंडर इट, और इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट है वो है युगांतर ग्रुप, फाउंडेड बाय बरिंदर घोष along with भूपेंद्र नाथ दत्ता एंड others which emerge as the important mouthpiece of the समिति लीडर्स। तो ये चीज आपको नाम ध्यान में रखने, कल को आपको सीधा प्रीलिम्स के अंदर एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आफ्टर स्वदेशी मूवमेंट जो इनका पूरा प्रोसेस है वो काफी ज्यादा तेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें कि स्वदेशी मूवमेंट तक, 1905 तक, द मेजर जो होल्ड है पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट का किसके हाथ में था? कांग्रेस के हाथ में। पर 1907 तक आते आते देयर विल बी अ स्प्लिट इन द कांग्रेस, जो कि है सूरत स्प्लिट, आप सबने सुना होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मॉडरेट्स हैं वो पैसिफाई हो जाएंगे कि हमारे जो 1909 के रिफॉर्म्स है वो आने वाले हैं। अलोंग साइड दैट जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको कांग्रेस फोर्ट से बाहर कर दिया जाएगा, दे विल बी बैंड आउट ऑफ द कांग्रेस। अब इसमें जो तिलक जी है 1908 में वो जेल में चले जाएंगे, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष संन्यास ले लेंगे एक्टिव पॉलिटिक्स के, और यहाँ पर वो किस में कंट्रीब्यूट करेंगे जाके फिर इस रेवोल्यूशनरी आइडियाज में। सो यू कैन सी द कनेक्शन बिटवीन द हाउ द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैज शेप्ड आफ्टर द ईयर ऑफ 1905। सो सबसे पहले अगर हम इस प्रायर टू 1918 केस की बात करें तो टोटल 3 इंपॉर्टेंट केसेस हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है बारहसिल कॉन्स्पिरेसी केस, देन वी रीड अबाउट द मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसको अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जिन प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस को पकड़ा गया था उनके ऊपर जो मुकदमा चला था, उसका जो जिस जगह के ऊपर बॉम्बे के अंदर चला था, तो उस वजह से अलीपुर बॉम्बे कोर्ट केस के नाम से है। तो ये दोनों केसेस सेम है। एंड देन इन द थर्ड थिंग वी टॉक अबाउट द इंडो जर्मन प्लॉट, जिसके बारे में पहले मैंने रेफरेंस दिया। ठीक है। उसके अलावा वेरियस माउथ पीसेस की बात करें, सो इट इंक्लूड्स जैसे जर्नल्स या फिर न्यूज़पेपर, संध्या एंड युगांतर इन बंगाल, दीज आर रेवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर्स। एंड अलोंग साइड दैट काल इन महाराष्ट्र, ये काल वैसे जब हम महाराष्ट्र की बात करेंगे वहां पर दोबारा से रेफरेंस आएगा, अभी के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान में रखिएगा। देन सबसे पहले हमारे पास बारासिल कॉन्स्पिरेसी केस, बेसिक एजेंडा वही है
ईयर कौन सा है? 1906। कि जो भी प्रोमिनेंट इनफेमस ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने इंग्लिश जो इंडिया के साथ गलत किया है, वो सारा कुछ यहाँ पर उसका बदला लेना, उसको असैसिनेट करना। So this case involved a plan to assassinate several British officials and foment a rebellion against the British rule. और उसमें प्रोमिनेंट लोग कौन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? बिपिन चंद्र पालन, बरिंदर कुमार घोष वर द इंडिविजुअल्स कनेक्टेड टू दिस कॉन्स्पिरेसी। हाउएवर ये जो पूरा प्लान है वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा वो डिसाइफर कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऊपर मुकदमा होगा और उनको जेल भी जाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, बिपिन चंद्रपाल विल फेस लीगल प्रोसीडिंग्स, पर वो बच के निकल जाएंगे क्योंकि काफी ज्यादा जो प्रोमिनेंट लॉयर्स हैं जो कि मॉडरेट्स के साथ भी जुड़े हुए थे, दे विल आल्सो डिफेंड दीस रेवोल्यूशनरीज, क्योंकि उनको पता है कि ऑल्दो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो गलत हो सकती है, पर आइडियोलॉजी गलत होने के साथ साथ जो इनका एंड है वो क्या है? वो है देश की आजादी। तो अगर एंड सेम है तो हमारे को इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब ये मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरीज को पढ़ते हैं तो ज्यादातर किताबों में उनको एज अ एनिमी की तरह दिखाया जाता है कि आइडियोलॉजिकल क्लैश बहुत ज्यादा है। सो नो डाउट देयर वर आइडियोलॉजिकल क्लैशेस, बट उनके साथ रिस्पेक्ट भी उसी सेम तरह की थी कि एक दूसरे को जब भी सपोर्ट करने की बात है। इसी वजह से आप आगे चल के जब देखोगे, इन्हीं सब में से जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो निकल के आएंगे, फिर दोबारा से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को फॉर्म करेंगे। एंड इवन दो ही विल क्लैश इन आइडियोलॉजी विद महात्मा गांधी, फिर भी वो महात्मा गांधी जी को एज अ फादर ऑफ द नेशन का टाइटल देंगे। और जो महात्मा गांधी है उन्हें इन रिटर्न उनको वो बच्चा कहेंगे जो कि बिगड़ा हुआ है पर सबसे काबिल बच्चा है। अगर आपने मूवी देखी हो तो वहां पर भी ये दिखाया जाता है। तो कल को अगर फिलोसॉफिकल एसेज आए तो उसमें आप इस व्यू पॉइंट को यूज कर सकते हो। एंड इन जनरल अगर कल को बहुत पेचीदा कोई क्वेश्चन आ जाए मेंस के अंदर, तो आप वहां पर भी इन सारे व्यू पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। ठीक है। तो प्लीज जब भी मैं ऐसे कोई पॉइंटर्स को बता रहा हूँ, रादर देन ओनली फोकसिंग ऑन द प्रीलिम्स पॉइंटर्स, हमारे को क्योंकि मेंस की तैयारी भी साथ में करते चलनी है, तो इन सारी चीजों को आपको नोट डाउन करना है। So, the Barisal conspiracy case of 1906 served to intensify the British surveillance and repression of revolutionary activities in India. It was a part of a broader pattern of British responses to anti-colonial movement, और इसकी वजह से अल्टीमेटली 1917 में जो प्रॉपर रॉलेट एक्ट है उसको 1918 में पास करते हुए उसको डाला जाएगा, क्योंकि वो जरूरी है, जिसकी वजह से जो हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर भी होगा। देन वी हैव द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस और द मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अब यहाँ पर इसके और दो नाम किताबों के अंदर मेंशन किए गए हैं, प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लेना। हो सकता है कि मुजफ्फरपुर या अलीपुर ना देते हुए इन दो नाम दे दिए जाए, तो आप वहां पर कंफ्यूज ना हो। इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ मनिकतोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी और द मुरारीपुर कॉन्स्पिरेसी। अब इसमें बेसिक मुद्दा क्या है कि वहां का एक मजिस्ट्रेट था जिसका नाम है किंग्सफोर्ड, उसको मारना था, उसके उसके ऊपर बॉम्ब गिराना था, इसी वजह से बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। पर होगा क्या कि वो सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उनको लगेगा कि जो कैरेज है, बग्गी हुआ करती थी पुराने टाइम्स में, कि उनको लगा जिस बग्गी के अंदर किंग्सफोर्ड है उसके ऊपर उन्होंने बॉम्ब गिरा दिया, पर असल में उसमें और कोई दो जो लेडीज थी जिनके देहांत हो जाएगा, जिनका मर्डर हो जाएगा। तो उस पूरे केस में फिर खुदीराम बोस और जो हमारे प्रफुल्ल चक्की को सजा होगी। एक बंदा अपने आप को गोली मार लेगा, असैसिनेट कर लेगा, एंड ऑन द अदर हैंड साइड दूसरे को फांसी दी जाएगी। अब इसमें अरविंदो घोष को भी पकड़ा गया था, पर उनका जो अगवाई है वो सीआर दास की। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस क्या था, बरिसल केस क्या है, इंडो जर्मन प्लॉट क्या है, अगर क्वेश्चन आएगा तो इन जनरल आएगा, वहां पर सॉल्व कर पाओगे। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितनी डिटेल्स चाहिए वो आपको इन नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। और नोट्स जो है वो आप इस टेलीग्राम चैनल से प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा, यूपीएससी विद कवल बवेजा। एक बार जब हम पूरे रेवोल्यूशनरीज एज एन आइडिया को कवर कर लेंगे तो इन सब सारे लेक्चर्स की, सारे जो पार्ट्स की एक कंपाइल्ड पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। एंड अलॉन्ग साइड दैट जो एक कंपाइल्ड लेक्चर भी वो आपको मिल जाएगा, तो प्लीज ढंग से उस चीज को कर लेना। ठीक है। सो आई होप कि अभी तक सब कुछ क्लियर है। So during the trial, Khudiram Bose was sentenced to death and he was executed. Praful Chakki, on the other hand, died by suicide in the police custody before he could be tried. And these actions of Khudiram Bose and Praful Chakki and their comrades served as a source of inspiration for future generation. अब जैसे हम सेकेंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दी जाएगी, वो चीज बहुत हाईलाइट की जाती है दैट एज वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। पर क्योंकि इतनी ज्यादा किताबें या फिर इतना ज्यादा लिटरेचर इन चीजों के ऊपर नहीं रखा गया, तो आप यहां पर देखेंगे दैट दिस वाज द सेम कंट्रीब्यूशन दैट वाज देयर बाय अदर रेवोल्यूशनरीज आल्सो। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू ऑलवेज कीप इन माइंड। ठीक है।
ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर कल को आ जाए वेदर औरोबिंदो घोष वाज एसोसिएटेड विद दिस अलीपुर और मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस, so the answer will be yes. Aurobindo Ghosh was also associated with this case and he was defended legally by CR Das। तो यहां से अगर कल को बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछना हुआ तो ऐसे पॉइंटर्स को उठा के वहां पर पूछा जा सकता है। तो ऐसे पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखने हैं, दे आर इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स। और क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होंगे, सो दे विल आल्सो एक्ट एज सम ऑफ द क्वेश्चन जहां पर हम एक्स्ट्रा एज ले सकते हैं। देन द थर्ड वन इज इंडो जर्मन प्लॉट। आपने बाघा जतिन के बारे में बहुत प्रोमिनेंटली सुना होगा, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस युगांतर एंड अनुशीलन समिति। अब ये जो पूरा इंडो जर्मन प्लॉट है वो बैकग्राउंड मैंने आप सबको बता दिया कि जर्मनी के द्वारा ये प्लान कंस्पायर किया गया था कि जितने भी वॉरिंग नेशंस हैं जो हमारे एनिमी में है, तो उनके खिलाफ जाके हम उनके देशों के अंदर जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ताकि वो अपने देश के अंदर एक अनसेटल्ड माहौल, वायलेंस का माहौल दे सके, ताकि हमारे को मदद हो। तो ये पूरा इंडो जर्मन प्लॉट है। आपको ये ध्यान में रखना है कि एक तो सबसे पहले इससे फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस होगा इन द ईयर ऑफ 1916, जहां पर जितने भी लोग जो कि रेवोल्यूशनरी माइंडसेट के होंगे उन सबको कैप्चर किया जाएगा, उनको उनके ऊपर मुकदमे होंगे, उनको जेल में भेजा जाएगा। एंड अलोंग साइड दैट अमेरिका के अंदर जो गदर पार्टी है वो भी इसमें आएगी, क्योंकि गदर पार्टी को भी इसका हिस्सा बनाया गया था एंड देवर ऑल्सो अ पार्ट जो कि इसमें म्यूटिनी करेंगे, जिसको इंग्लैंड इंडियन म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है, कि जितने भी आर्म्स एंड एम्युनिशन है वो बाहर के देशों से इंडिया में भिजवाए जाएंगे। एंड ड्यूरिंग दिस ट्रायल जब वो कंसाइनमेंट आएगा तो राश बिहारी बोस को कैप्चर कर लिया जाएगा बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कारगर हुआ करती थी उस पूरे टाइम पीरियड के अंदर। तो ओवरऑल एजेंडा हमने समझ लिया। अब अगर कल को गदर पार्टी के रेस्पेक्ट में या फिर इस इंडियन रेवोल्यूशनरीज के रेस्पेक्ट में कल को फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में से क्वेश्चन आ जाए, अगर ओवरऑल इंडो जर्मन प्लॉट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो यही सारे नोट्स में से, कंटेंट में से आपका आंसर बन जाएगा, अगर आपने चीजों को ढंग से समझ लिया है। अभी तक सबको सब कुछ क्लियर है ना? कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, मैं आफ्टर द डिलीवरिंग दिस होल कंटेंट मैं आपको बता दूंगा। नाउ इन टुमारोज लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद ये पहला फेज हो गया। ऑल दीज थिंग्स विल लीड टू, किस तरह से? ऑल दीज थिंग्स विल लीड टू रॉलेट एक्ट। और इसकी वजह से क्या होगा? जलियांवाला बाग मैसेकर होगा। दिस रॉलेट एक्ट विल लीड टू फर्स्ट रॉलेट सत्याग्रह। जल्दी से मेरे को ये बता दो कि ये जो रॉलेट सत्याग्रह है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये किसने अनाउंस किया था कि हम पूरे इंडिया के अंदर एक एक दिन के लिए स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ? ये किसने अनाउंस किया था? एंड दिस वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट जो उस पर्सनैलिटी के द्वारा की गई थी। हम ज्यादातर उसको और किसी चीज के साथ एसोसिएट करते हैं। व्हाट वाज द नेम? 6 अप्रैल को वो चीज अनाउंस की गई थी, दैट 6 अप्रैल 1919 को हम ऑल इंडिया स्ट्राइक करेंगे अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट जो कि लाया जा रहा है, विच वॉज अ वेरी ड्रैकोनियन लॉ। एंड पर असल में क्या हुआ था, मिसकम्युनिकेशन हो गई थी। आधे भारत ने 30 मार्च को ये सत्याग्रह मना लिया था, एंटी रॉलेट सत्याग्रह, एंड हाफ ऑफ द इंडिया सेलिब्रेटेड इट ऑन 6 अप्रैल। सो यस, द आंसर इज गांधी जी ने पूरे इंडिया के अंदर ये स्लोगन दिया था दैट वी विल हैव अ हड़ताल और स्ट्राइक अगेंस्ट दिस लॉ। एंड अगर कल को आ जाए तो यहां से क्वेश्चन कल को बनेगा। आज के टाइम में बहुत मुश्किल है कि जो पहले स्पेक्ट्रम में से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, अब आपको थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। रिलेटिवली हैप्पी कि काफी बच्चों ने सही आंसर दिया। सो दिस इज हाउ द होल एजेंडा फॉर टुडे। वी डिस्कस अबाउट 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्पिरेसी केसेस, मुजफ्फरपुर, उसके बाद बरिसल, एंड थर्ड नंबर के ऊपर इंडो जर्मन प्लॉट। द नोट्स विल बी अपलोडेड इन द टेलीग्राम चैनल, प्लीज वहां से डाउनलोड कर लेना। एंड कल हम आफ्टर जो 1918 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुई बंगाल के अंदर और महाराष्ट्र साइड की भी कवर कर लेंगे, अलॉन्ग साइड दैट जो छोटे मोटे और जगह के ऊपर हो रही है, जैसे सेकंड रेवोल्यूशनरी पूना जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है, तो इनको कवर करते हुए तो जो आपका रेवोल्यूशनरी एज एन आइडिया है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक कवर हो जाएगा इन डिटेल। और ये कॉम्प्रिहेंसिव है, इससे बाहर क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल होगा। अगर आया तो आप कॉन्फिडेंटली छोड़ सकते हैं कि हम पहले ही बहुत डिटेल में कर चुके हैं। नहीं तो ये जितना भी रेवोल्यूशनरी एज अ टॉपिक है हम इसको आधे पौने घंटे के लिए करते हैं, हम 1.5 घंटा पहले ही कर चुके हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आइडियाज कन्वे करने की मैंने कोशिश की। तो इसी तरह से कल कंटिन्यू करेंगे, 6:30 बजे हमारा लेक्चर होगा। थैंक यू सो वेरी मच।
हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के जो हमारे अदर फेजेस हैं, जैसे काकोरी ट्रेन रॉबरी केस या फिर चिटागोंग आर्बरी केस, हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। सो टिल नाउ 3 lectures हैव बीन डिलीवर्ड ऑन द रेवोल्यूशनरी केसेस ऑफ इंडिया। और इसके अंदर हमने सबसे पहले लेक्चर में आइडियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशनरीज के बारे में बात की थी। इन द सेकंड लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट द इंटरनेशनल एसोसिएशंस दैट वर associated with these revolutionaries, and in the third lecture we talked about the prominent revolutionary activities or revolutionaries from Bengal. And today in this last chapter of our revolutionaries, जितने भी बचे हुए हमारे रेवोल्यूशन के केसेस हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। इसमें भगत सिंह के बारे में हम बात करेंगे। सो दिस विल बी अ बिट ऑफ डिटेल लेक्चर, थोड़ा लेंथी रहेगा ये आज का लेक्चर। बस मेरे को इतना बता दीजिए, इफ ऑडियो वीडियो इज वर्किंग प्रॉपरली देन आई विल प्रोसीड विद टुडेस कंटेंट। और इसकी जो पूरी पीडीएफ है आपको इस टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद कंवल बवेजा से मिल जाएगी। सो मेक श्योर टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। आपको यहाँ हिस्ट्री के नोट्स, जो हमारे सारे लेक्चर्स हैं, अपार्ट दैट यूपीएससी इन जनरल के रिलेटेड जो नोट्स हैं, जो एक कंटेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, वो भी आप सबको मिल जाएंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। बट मेक श्योर इन केस यू आर वाचिंग दिस लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहले 3 पार्ट्स को देख लीजिएगा। एंड इन चारों पार्ट्स की कंपाइलेशन भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, एंड अलॉन्ग साइड दैट द कंपाइल्ड नोट्स विल बी अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल। सबसे पहले इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। अगर हम फादर ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन इंडिया की बात करें, सो दैट क्रेडिट गोज टू दिस पर्सन, दिस पर्सनैलिटी, वासुदेव बलवंत फाड़के। महाराष्ट्र स्टेट को बिलोंग करते हैं और इनको बहुत ज़्यादा स्टेचर है, इनका बहुत ज़्यादा स्टेचर है, तवज्जो दी जाती है, क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रेवोल्यूशन या फिर वॉयलेंस का जो फायदा उठाया था और उसके थ्रू ब्रिटिशर्स को रिस्ट्रिक्ट या फिर उनको अपोज करने की कोशिश की थी। टाइम पीरियड की बात करें तो द टाइम पीरियड इज नियरली अबाउट 1880s का। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो उसमें आप एक पीजेंट रिवोल्ट के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है रामोसी पीजेंट रिवोल्ट। उसके अंदर पहली बार बलवंत फाड़के जी के द्वारा रेवोल्यूशनरी आइडियाज का यूज किया गया था, गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज किया गया था और ब्रिटिशर्स को oppose करने की कोशिश की थी। आपको ओवरऑल सिर्फ इतना ही चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कौन सी स्टेट से ये बिलोंग करते थे, काम करने का तरीका क्या था, तो रेवोल्यूशनरी ट्रेंड को इन्होंने शुरुआत दी थी महाराष्ट्र साइड के अंदर, और उसके साथ कौन सा पीजेंट, आपका पीजेंट जो रिवोल्ट आपके साथ जुड़ा हुआ है वो है रामोजी पीजेंट रिवोल्ट। सिर्फ आपको इतनी ही चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। अलॉन्ग साइड दैट किस तरह से पूरा जो किया गया, किस तरह से लड़ा गया, उन सब के बारे में डिटेल आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी। पर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इतनी ही चीजें ध्यान में रखनी है। देन अगर हम अदर रेवोल्यूशनरीज की बात करें, सो द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड जो रिटर्न हमारे पास रेवोल्यूशनरी केस है इंडिया का, वो है 1897 का पूना कॉन्स्पिरेसी केस, या फिर जिसको आप चापेकर ब्रदर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जानते हैं। अब इसका बैकग्राउंड क्या है कि अगर हम इस पूरे 1890s की बात करें तो डेक्कन के अंदर प्लेग फैला हुआ था, फेमीन फैला हुआ था। तो उसी के चलते एक स्पेशल कमीशन को बनाया जाएगा जिसको हेड करेंगे, जिसके प्रेसिडेंट होंगे डब्ल्यू सी रैंड। अब इस पूरी कमीशन का क्या पर्पस था कि जहां जहां जिन जगहों के ऊपर ये फेमीन फैला हुआ है उन जगहों पर जाना, लोगों को अवेयर करना क्लीनिनेस के लिए, बाकी अदर चीजों के लिए, कि किस तरह से हम इस प्लेग को रोक सकते हैं। और डॉक्यूमेंट ये किया गया कि जब भी ये पुलिस फोर्सेस या फिर ब्रिटिश ऑफिशियल्स की टीम्स आएंगी तो जो भी आम घरों, लोगों के घरों में वो जाती हैं तो उनके जो आम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उनके साथ छेड़खानी करेंगी, उनके साथ डिसरिस्पेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर सेक्रिलेज का भी मामला हमारे को देखने को मिलता है। अलॉन्ग साइड दैट देयर वर अदर न्यूज ऑल्सो कि कुछ वुमेन्स का, यहाँ कुछ वुमेन का यहाँ पर रेप कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। तो अपना उस चीज का बदला लेने के लिए चापेकर ब्रदर्स ने उस पुलिस ऑफिसर को, जो कि इस पूरे कमीशन को हेड कर रहा था, उसको असैसिनेट कर दिया था। और ये क्योंकि सारी जो पूरा केस है वो पूना के अंदर हुआ, तो उस वजह से इसको पूना कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है। एंड इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड रेवोल्यूशनरी क्राइम ऑफ इंडिया जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा माना जाता है। ये इसकी बेसिक बैकग्राउंड हो गया। इसको आप पीडीएफ जो आपको मिलेगी तो इसमें आपको पूरी पिक्चर्स वगैरह सारा डिटेल भी यहाँ पर दी गई है। अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा है तो इतने से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि पेपर के अंदर अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन केसेस और उनके साथ जो रेवोल्यूशनरी जुड़े हुए हैं या तो वो पूछे जाएंगे, ईयर वाइज पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जितने भी हम केसेस को डिस्कस कर रहे हैं दे आर अरेंज इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर, ताकि क्रोनोलॉजी वाले भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में वहां पर कोई भी स्पेसिफिक केस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट रादर इन जनरल आएगा
कि अगर हम रेवोल्यूशनरी ट्रेंड की बात करें, उसने इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर किस तरह से कंट्रीब्यूशन दी, या फिर जब ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स खत्म होंगी या फिर डिक्लाइन की तरफ जाएंगी, उसके पीछे क्या कॉजेस थे, व्हाट वर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ दिस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। ये सारा कुछ जो मेंस पर्सपेक्टिव से हमने पहले लेक्चर के अंदर आइडियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशनरीज के ऊपर बात की थी, वहां पर सारा कुछ हम ये चीज कवर कर चुके हैं। ठीक है। सो देन थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट जो इवेंट आएगा रेवोल्यूशनरीज के अंदर, वो है कर्जन वैली का जो असैसिनेशन किया गया था। सो ही वाज द हाई कमिश्नर टू इंडिया। इंग्लैंड के अंदर लंदन में इनका असैसिनेट किया गया था बाय हमारे मदनलाल ढींगरा जी। बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी रहे हैं, और जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट है श्यामजी कृष्ण वर्मा वर्मा के द्वारा जो लंदन के अंदर एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हाउस खोला गया था जिसका नाम है इंडिया हाउस। इन्होंने खोला था ये श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो उनका ये जो इंडियन हाउस था, तो उसके अंदर मदनलाल ढींगरा को तैयार किया गया था, प्रैक्टिस दी गई थी पूरा कि किस तरह से ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को अंजाम देंगे, और उसके अंदर कर्जन वाइली को असैसिनेट किया गया था। आपको ये ध्यान में रखना है, तो पर मदनलाल ढींगरा जी हैं कि किस एक्टिविटी हाउस के साथ जुड़े हुए थे। सो द आंसर इज इंडियन हाउस। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ये चलाया जाता था। एंड इनका जो माउथ पीस था उसका भी नाम आपको ध्यान में रखना है, जिसका आंसर है द सोशोलॉजिस्ट। तो जब भी आप किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके आगे पीछे की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको ध्यान में रखनी है, ताकि कल को अगर इनमें से क्वेश्चन पूछा गया तो वो चीज आप गलत करके ना आए, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नोट्स के अंदर हर एक जगह के ऊपर जहां जहां जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सब कुछ डाल दी गई है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस टेलीग्राम चैनल। देन अगला हमारे पास केस है, वो है नासिक कॉन्स्पिरेसी। यहाँ पर अगर हम बात करें, इस नासिक कॉन्स्पिरेसी के अंदर एक इनफेमस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था नासिक का, जिसका नाम है जैक्सन। सो ही वॉज असैसिनेटेड बाय अनंत लक्ष्मण कान्हारे। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। एंड अलॉन्ग साइड दैट ही वॉज असिस्टेड बाय वी डी सावरकर, जो कि अगेन जो हमने इंडियन हाउस अभी पढ़ा उसके साथ एसोसिएटेड थे। तो यहाँ पर यह माना जाता है कि इसका पूरा जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है वो वी डी सावरकर के द्वारा की गई थी। इसी वजह से जो अनंत लक्ष्मण कान्हारे है उनको मर्डर कर दिया गया, हैंग कर दिया गया था बाद में। एंड वी डी सावरकर वाज सेंटेंस टू सम फ्यू इयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट इन सेलुलर जेल, जिसको हम अंडमान एंड निकोबार जेल या फिर काला पानी के नाम से भी जानते हैं। तो जो आप बहुत फेमस काला पानी की जेल जानते हैं, आपको बहुत बार कहानियां भी सुनी होंगी कि वहां पर बहुत ज्यादा हार्श ट्रीटमेंट किया जाता था कल्प्रिट्स के साथ। तो वहां पर मेजरली जितने भी रेवोल्यूशनरीज हुआ करते थे उनको एग्जाइल के अंदर या फिर उनको इम्प्रिजनमेंट के अंदर वहां पर भेजा जाता था। ठीक है। देन वी हैव हौड़ा गैंग केस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एज सच इतना ज्यादा कुछ यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता, पर फिर भी क्रोनोलॉजिकल वाइज क्योंकि हम हर एक डॉक्यूमेंटेड केस को कवर कर रहे हैं। सो ओवर हियर वो इज द मेन लीडर जतेंद्र नाथ मुखर्जी। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बेसिकली चार्ज क्या था कि एक इनफेमस इंस्पेक्टर था जिसका नाम है शमसुल आलम। तो बहुत सारे बंगालीज को उसके लिए ट्राई किया गया था कि उसके असैसिनेशन के लिए। एंड इसके अंदर जितेंद्र नाथ मुखर्जी एंड नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जी वर कंडेम्ड टू 1 ईयर डिटेंशन इन अ जेल। तो बस आप इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। जो केसेस इंपॉर्टेंट है उसके हम डिटेल में जाएंगे। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। दिस इज अ रिलेटिवली इंपॉर्टेंट केस। क्यों? सबसे पहले तो इसके साथ जो इसके सिग्निफिकेंस जुड़ी हुई थी, क्योंकि ये जो पूरा कॉन्स्पिरेसी केस है इसमें क्या किया गया था कि उस टाइम के जो हमारे वॉइसरॉय हैं लॉर्ड हार्डिंगे, उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई, उनके ऊपर बॉम्ब को फेंकने की कोशिश की गई, जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इस टाइम के ऊपर एक इवेंट चल रहा था। वो इवेंट क्या मार्क करता है? द शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू बॉम्बे, कोलकाता टू दिल्ली। आपको पता होगा कि पहले इनिशियल ईयर्स के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेजर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कहां पर बनाया था? बंगाल के अंदर, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो बहुत लंबे टाइम पीरियड तक जो बंगाल से ही उनकी जो मेजर सेंट्रलाइज एक्टिविटीज हैं वो चला करती थी। पर विद द टाइम जैसे जैसे पूरे इंडिया को जीत लिया गया, तो अंग्रेजों को लगा कि अब हमारे को कैपिटल को एक सेंटर प्लेस के अंदर शिफ्ट करना चाहिए। सो दिल्ली वाज द ऑब्वियस चॉइस। और इस पूरी चीज को मार्क करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए, उन्होंने एक प्रॉपर इवेंट रखा जिसके अंदर बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स आए। तो उसके अंदर हार्डिंगे को भी बुलाया गया, और उस टाइम के अंदर फिर रास बिहारी बोस के द्वारा डिंकी के ऊपर बॉम्ब गिराया गया। ऑल्दो ही एस्केप्ड अनहार्म, थोड़ी बहुत चोटें लगी थी जिसके जिसके वो रिकवर कर गए। बट दिस वाज अ वेरी स्पेशल केस, जिसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जानते हैं। बैकग्राउंड मैंने आपको सारा बता दिया, पीपल एसोसिएटेड बता दिए। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं इन्फॉर्मेशन से आपका सॉल्व हो जाएगा। डिटेल में इन्फॉर्मेशन सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे रास बिहारी बोस वगैरह वगैरह। द ओकेजन वाज अ ट्रांसफर ऑफ ब्रिटिश कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड।
देन अनदर इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इज द कामागाटू मारू इंसिडेंट। यहाँ पर बेसिकली बैकग्राउंड क्या है, स्टोरी लाइन क्या है कि एक शिप था जो कि सिंगापुर से कनाडा वैंकूवर की तरफ जा रहा था, और उसमें जो मेजरली 300 के आसपास जो वहां पर सवारी थे, ऑक्यूपेंट्स थे, एंड देवर मेजरली फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और यहाँ पर आपको सिख और मुस्लिम देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जब वो ट्रेन चला, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो शिप है दैट वाज अ जापानीज स्टीमर शिप, और उसके अंदर मेजरली इंडियन लोग थे। कहाँ से चला? सिंगापुर से लेके वैंकूवर। पर बीच में क्योंकि इसी टाइम पीरियड के अंदर क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज हो चुका था, तो उसी के चलते उस शिप को, क्योंकि ये माना जाता था कि इसके अंदर बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस शिप को कनाडा के अंडर डॉक नहीं करने दिया। और उसमें से सिर्फ 300 के आसपास जो बंदे गए थे, उनमें से सिर्फ 22 पर्सन को ही अनडॉक करने दिया गया, वहां पर उतरने दिया गया। बाकी सारे जो सवारी थे उनको वापस भेज दिया गया था इंडिया की तरफ। और एक कमेटी का नाम आप ध्यान में रखोगे, जिस कमेटी की फॉर्मेशन की गई थी, जो कि ये चेक करेंगे कि लोगों को हम उतरने दे सकते हैं। सो द नेम ऑफ दैट कमेटी वॉज शौर्य कमेटी। दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटिवली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो अगर कल को आ जाए कि शौर्य कमेटी किस इंसिडेंट या फिर किस रेवोल्यूशनरी टैक्टिक के साथ जुड़ी हुई है, तो उसका आंसर होगा कामागाटा मारू इंसिडेंट। पर ये इंसिडेंट ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब ये पूरा शिप वापस आया कलकत्ता, कलकत्ता के अंदर कहां पर आया? बजबज घाट के अंदर। तो इस घाट के ऊपर जब उसको उतारा गया, तो उसके बाद ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने एक तरह से फोर्सफुली सारे जितने भी ऑक्यूपेंट्स थे उस शिप के, उनको जेल ट्रेन में भरते हुए पंजाब के अंदर भेजने की कोशिश की। बहुत सारे जो इंडियन मैन थे उन्होंने उस चीज को अपोज किया, जिसके बाद एक तरह से लाठीचार्ज होगा, हड़ताल होगी, और उसमें बहुत सारे इंडियन पर्सन्स की डेथ हो जाएगी। जिसके बाद गदर पार्टी इसका पूरा जिम्मा लेगी और इसका बदला लेने की कोशिश करेगी, और उसके बाद बहुत सारी अलग तरह से एक्टिविटीज होंगी जो यहाँ पर हम सारी कवर कर रहे हैं। ओवरऑल आपको सिर्फ कहानी ध्यान में रखनी है, और कहाँ से शिप चली थी, कहाँ तक, अलोंग साइड दैट कौन सी कमेटी का नाम था, जब वापस आई बंगाल के अंदर तो उस घाट का क्या नाम है, बजबज घाट। सिर्फ आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। Then another important revolutionary group of our India is the Hindustan Republican Association formed in the year of 1924. One of the important things जो कि आपको इसमें ध्यान में रखने हैं, सबसे पहले तो ये कि इसकी फॉर्मेशन इसलिए की गई थी क्योंकि 1922 में महात्मा गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एकदम से कॉल ऑफ कर दिया था आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो नेशनल लीडर्स हैं अलॉन्ग साइड दैट रेवोल्यूशनरीज हैं, वो डिसग्रंटल्ड हो गए थे। उनको लगा था कि ये जो नेशनल मूवमेंट को सही तरह से चलाया नहीं जा रहा, कि आप इतनी बड़ी मूवमेंट को एक छोटे से मिनिस्क्यूल इंसिडेंट के लिए बंद नहीं कर सकते हैं। अलॉन्ग साइड दैट अगर आपने सुभाष चंद्र बोस जी की बायोग्राफी पढ़ी है द इंडियन इंडिपेंडेंस, तो उसके अंदर भी उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को नेशनल कैलामिटी का नाम दिया है कि बहुत बड़ी गलती हो गई हमारे से। सो ऑल दिस थिंग, ऑल दीज इंसिडेंट्स विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। जब बाद में 1930 1925 के आसपास, 6 के आसपास, जब भगत सिंह इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, तो वो इसका नाम चेंज कर देंगे। बिकॉज 1916 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ, तो सोशलिज्म का बहुत ज्यादा प्रभाव आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया के अंदर स्पेशली देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद सोशलिज्म का जो टिल्ट है वो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर भी आएगा, मेजर एग्जांपल बीइंग द जवाहरलाल नेहरू जी। तो उसी के चलते इसका नाम चेंज किया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इस पूरे एचआरए के द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज को कंडक्ट किया जाएगा, जिसको हम अभी एक एक करके स्टडी करेंगे। आपको ओवरऑल नाम ध्यान में रखना है, और उसके साथ फॉर्मेशन ईयर ध्यान में रखनी है, और किस वजह से ये बनाया गया था वो ध्यान में रखना है। अब इनके अंदर जिन इंसिडेंट्स को शामिल किया जाएगा जिनकी वजह से ये फेमस होगा, सबसे पहले है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। यहाँ पर ट्रेन रॉबरी की कोशिश की जाएगी कि एक खबर मिली थी कि एक ट्रेन के अंदर बहुत सारा जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है उसको आगे दिया जा रहा है, उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है टुवर्ड्स द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो ये एचआरए के द्वारा एक प्रॉपर प्लान बनाया जाएगा कि हम इस पूरे देंगे, और वहां से जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिलेगा उसको अपने देश के रेवोल्यूशन के लिए हम लोग यूज करेंगे। सो दिस इज बेसिकली द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस हैपेंड इन द ईयर ऑफ 1925। एंड इसके पीछे ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वो हमारी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। So the attack was led by youth of the HRA, including Ram Prasad Bismil, Asfullah Khan, Chandrasekhar Azad, Rajendra Lahiri वगैरह वगैरह। वन पर्सन, इनोसेंट पर्सन वॉज किल्ड ड्यूरिंग द रॉबरी, जिसकी वजह से इसका जो ट्रायल है या फिर इसके रिलेटेड जो सर्च ऑपरेशन है वो बहुत जल्दी चला। एंड ऑल द पर्सन्स वर सेंटेंस टू डेथ जो इसमें शामिल किए गए थे, एंड अदर्स वर सेंटेंस टू डिपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट इन द सेलुलर जेल, जो हम कालापानी जेल के नाम से पढ़ते हैं।
देन वी हैव लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस इन द ईयर ऑफ 1927, वेरी फेमस केस, जिसकी वजह से अल्टीमेटली भगत सिंह को डेथ का जो हैंगिंग का सेंटेंस सुनाया जाएगा अलॉन्ग विद सुखदेव एंड राजगुरु जी। इसमें चंद्रशेखर आजाद भी इनके अंदर होंगे। अगर आपने वो मूवी देखी है भगत सिंह, तो उसको आप कोरिलेट कर सकते हैं, उसमें भी यही केस दिखाया गया है जहां पर वो सॉन्ड्रेस जो एक इनफेमस ब्रिटिश ऑफिशियल है, क्योंकि इन सबको लगता था कि जो लाला लाजपत राय जी की साइमन कमीशन के दौरान जो प्रोटेस्ट करते हुए जो उनका देहांत हुआ था, क्योंकि उनको लाठीचार्ज किया गया था, तो उसका जो पूरा जिम्मा है या उसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सॉन्डर्स की थी। तो उस वजह से उन्होंने सॉन्डर्स को इनफेमस ब्रिटिश ऑफिशियल को असैसिनेट किया। ये जो पूरा एपिसोड है वो आपने देखा भी होगा भगत सिंह मूवी के अंदर। ऑल्दो वो ब्रिटिश ऑफिशियल असैसिनेट नहीं हो पाया था, गलती से और किसी व्यक्ति को गोली मार दी थी। पर ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस है जिसके अंदर भगत सिंह को अल्टीमेटली फांसी की सजा सुनाई जाएगी। उसके अलावा अदर केस है जो कि उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो है हमारे पास सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस। आपने देखा होगा भगत सिंह मूवी के अंदर कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जाएंगे। आज के टाइम में आप उसको लोकसभा की तरह समझ सकते हैं। और बॉम्ब्स को गिराया जाएगा जो कि नॉन वायलेंट बॉम्ब्स थे, इन द सेंस कि वो सिर्फ धमाका करने के लिए बनाए गए थे, किसी भी तरह की हर्ट पहुंचाने के लिए नहीं बनाए गए थे। और उसके साथ उन्होंने पैम्फलेट्स बांटे थे जो कि इंडिया की आज़ादी के लिए उस मैसेज को आगे डिलीवर कर रहे थे। अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि कौन से केस में भगत सिंह को फांसी हुई थी, सो दैट वाज द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो पूरा केस है सेंट्रल बॉम्ब लेजिस्लेटिव असेंबली वाला केस, ये बाद में हुआ था। और इसके अंदर फिर उन्होंने अपनी जो अपने आप को गिरफ्तार करवाया था, बिकॉज वो वहीं पर खड़े रहे थे और उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की थी। भगत सिंह वॉज री अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द मर्डर ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल सॉन्टर्स, जिसको हमने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर अभी बात की। देन वी हैव द चिटागोंग आर्मरी रेड। ये 1930s के अंदर हुआ, सेम एचआरए के द्वारा इसको करवाया जाएगा। बेसिकली वही है कि एक आर्मरी है जहां पर गोला बारूद सारा ब्रिटिश ऑफिशियल का पड़ा है। तो उसको रेड करने की कोशिश की गई कि वहां से जितना भी सामान है हम उठा लें और इंडिया के रेवोल्यूशन के लिए उसको यूज करें। ऑल्दो इसमें जो आर्म्स हैं वो तो इन सारे रेवोल्यूशनरीज को नहीं मिले थे, पर उसके अलावा बहुत कुछ ये जैसे झंडा फहरा दिया वहां पर जाके, उनके टेलीग्राफ लाइंस को कट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस को कट कर दिया। अल्टीमेटली बहुत सारे ऑफिशियल्स ने ये जो सारे एक्टिविस्ट है रेवोल्यूशनरीज है उनको पकड़ लिया था। एंड दे वर ट्राइड इन वेरियस ऑफ द केसेस। आपको सिर्फ ओवरऑल बैकग्राउंड ध्यान में रखना है और जो इंपॉर्टेंट नाम है सिर्फ अगर वो ध्यान में रखेंगे, दैट विल बी मोर देन एनफ। ठीक है। दिस वाज प्राइमरली लेड बाय सूर्य सेन। Now Sen was, after this case, was brutally tortured by the police before he was hanged. This is how the life of Surya Sen will end. पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो हम इन सारे केसेस को बहुत सुपरफिशियली कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेपर, पर इस पूरे हर एक केस के आगे बहुत सारी कहानियां हैं। पर क्योंकि हम यूपीएससी परस्पेक्टिव से स्टडी कर रहे हैं और बहुत सारे केसेस को स्टडी करना है, तो उस परस्पेक्टिव से आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। देन मद्रास के अंदर एक बहुत फेमस हमारे रेवोल्यूशनरी हैं वाचीनाथन नायर। इनका नाम आप ध्यान में रखोगे। ईयर कौन सा है? 1911। इसके अंदर इन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिशियल ऐश के रिस्पॉन्सिबल फॉर फायरिंग एट अ क्राउड दैट वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ अ एक्सट्रीमिस्ट लीडर चिदम्बरम पिल्लाई, उनके ऊपर क्योंकि गोली चला दी थी तो ऐश ने उनको जाके ऐश को असैसिनेट कर दिया गया था वाचीनाथन नायर के द्वारा। आपको सिर्फ नाम ध्यान में रखना है और अगर कल को क्वेश्चन आ जाए तो हमारे वहां पर सही हो जाएगा। और बहुत फेमस इससे जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट भी है, क्योंकि ऐश एज एन ऑफिसर को असैसिनेट कर दिया गया था। तो बाद में क्या हुआ था कि इनके फैमिली के द्वारा, इनके किन्स के द्वारा माफी मांगी गई थी कि आपने जो किया वो सही किया था और हम उसके चीज के लिए शर्मिंदा है कि हमारे जो फैमिली मेंबर ने इस तरह से कोई काम किया। इस वजह से थोड़े साल पहले ये न्यूज में भी था। तो उस पर्पज से सिर्फ आपको नाम ऑफ द रेवोल्यूशनरी ध्यान में रखना है, अदर थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर वन ऑफ द एसोसिएशन जो हमारी रह गई थी वो है अभिनव भारत मंदिर, जो कि वीडी सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। यहाँ पर जो उनका प्रेरणा थी वो कहाँ से थी? यंग इटली विच वॉज स्टार्टेड बाय बाल्डी। बेस्ड ऑन जेसिव मेजनी ऑर्गेनाइजेशन यंग इटली, दिस होल अभिनव भारत मेला वॉज ऑर्गेनाइज एंड दे स्टार्टेड एज मित्र मेला, और बाद में अपना जो नेम है वो अभिनव भारत की तरह रख लिया गया था। एंड उसी के चलते एक इंपॉर्टेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बनाया गया था जो कि आपको ध्यान में रखना है। दैट इज नेम्ड एज मेजिनी चित्र, अ ट्रांसलेशन ऑफ द इंडियन इटालियन रेवोल्यूशन मेजनीस राइटिंग्स। तो ये है ओवरऑल आपके जितने भी रेवोल्यूशनरी केसेस हैं इन शॉर्ट स्टोरी के साथ, बैकग्राउंड के साथ, और उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। दिस इज ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब ये जो पूरे चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं, हाउ डिड दिस द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट डिक्लाइन इन इंडिया,
और रादर द सिग्निफिकेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। ये सारा कुछ हम पहले लेक्चर के अंदर जब हमने आइडियोलॉजी के बारे में बात की थी वहां पर सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आशा करता हूँ वो लेक्चर आपने देख लिया होगा। सो विद दिस लेक्चर, विद दिस फोर्थ लेक्चर ऑफ अवर रेवोल्यूशनरीज, हमारा जो रेवोल्यूशनरीज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारा कवर होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो चारों लेक्चर्स हैं उनको आप एक सिंक में देखेंगे ताकि क्लैरिटी बन जाए हर एक चीज़ को लेके। हर एक जो लेक्चर है उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उसकी जो डिटेल्स हैं, पीडीएफ है, वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन केस आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या फिर कोई फीडबैक है या फिर अनदर टॉपिक्स दैट यू नीड मी टू कवर, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर हमेशा लिख सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी काम करने की कोशिश करूंगा। सो विद दिस रेवोल्यूशनरीज का जो हमारा टॉपिक है वो खत्म होता है। इन डिटेल हमने हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस की, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सही लगा होगा। थैंक यू सो वेरी मच।